रिवर्टन के हर बार का एक पक्का नियम है, मार्कस और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। लगता है मैं बाहर बहुत बिगड़ गया था। 5 दिन और 5 रातें घर नहीं आया। बार्स में पीता रहा, लड़कियों को नाचने को कहता रहा जब तक मेरी बीवी, जो शहर की सबसे अमीर औरत है, उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने मुझे घर जबरदस्ती ले गई और पूरे 10 दिन तक मुझे सजा दी। अगली सुबह ही रिवर्टन के हर बार ने वह नया नियम लगा दिया। लिडिया की निगरानी में मैंने न चाहते हुए भी अपने दोस्तों को फोन किया समझाने के लिए, अब मुझे बाहर पीने के लिए मत बुलाओ, अब मेरा कर्फ्यू है, मुझे 10 बजे तक घर आना है। सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। तुम्हें यह हक किसने दिया? हमने अलग जिंदगी जीने का फैसला किया था। लिडिया ने ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि जो ड्रिंक्स तुम पी रहे थे वह सब मेरे कार्ड से चार्ज हुए थे। मेरा दोस्त दूसरी तरफ जोर से हंस पड़ा। भाई, क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें यह सब करने को कहा है? मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं बुदबुदाया, मैंने खुद ही कहा था। मैं खुद से बड़बड़ाना बंद नहीं कर पा रहा था। मैंने पहले भी बीवी के दबाव में रहने वाले पति देखे हैं, लेकिन कोई भी मुझ जितना कंट्रोल में नहीं था। मेरे पास एक राज है, मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। 1 साल के अंदर मेरी बीवी लिडिया को एक कॉलेज लड़के से प्यार हो जाएगा। वह मुझसे तलाक ले लेगी, हमारी अरेंज्ड मैरिज तोड़ देगी और अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ देगी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उसे 10 साल तक चेज किया, लेकिन आखिर में मैं उसे किसी और से प्यार करने से रोक नहीं पाया। उस आदमी के साथ रहने के लिए उसने वह सब कुछ खत्म कर दिया जो मेरे परिवार ने बनाया था। इस बार मैंने जाने देने का फैसला किया है। बैंकेट हॉल के अंदर ग्लास टकरा रहे थे और बातें चल रही थी। मैं एक कोने में बैठा था और पास में एक खूबसूरत लड़के को अपने मैनेजर से बात करते हुए देखा। क्या तुम उसे हेलो नहीं कहोगे? वह खूबसूरत लड़का थोड़ा बेचैन लग रहा था। उसे ध्यान खींचना पसंद नहीं है। उसका मैनेजर मुस्कुराया और जवाब दिया, सच है, उस जैसी औरत हमेशा सबका ध्यान खींचती है। तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वह तुम्हारा ख्याल रख रही है। वह खूबसूरत लड़का थोड़ा शर्मा गया। वह मेरे लिए अच्छी रही है। अभी पिछले दिन ही मेरी कार खराब हो गई थी और उसने मुझे एक बिल्कुल नई कार दे दी। उसने यह भी पूछा कि मैं कहाँ घर खरीदना चाहूंगा। उसका मैनेजर बहुत जेलस लग रहा था। और आगे बढ़ो, वह तुम्हें इतना मानती है, जाओ और उसे अपना बना लो। वैसे भी उसका पति तो बस नाम का है। मैंने चुपचाप अपनी पेटी फोर का एक टुकड़ा खाया। के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ नाम का पति? वह मैं हूँ। मैं उन्हें मुझे नजरअंदाज करने के लिए दोष नहीं दे सकता। लिडिया के साथ 5 साल की शादी को याद करते हुए अफवाहें कभी नहीं रुकी। वह एंटरटेनमेंट की दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका नाम हमेशा गॉसिप में आ ही जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में अगर मैंने ऐसी बातें सुनी होती तो मैं किसी से जवाब मांगता, लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद यह बातें अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं जगाती। आखिर मुझे पता है कि उसके आसपास घूमने वाले सब लोग बस कुछ वक्त के लिए हैं, और वह जिसके लिए बनी है वह आज ही आने वाला है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। मैं बोर होने लगा हूँ। जैसे ही मैं निकलने वाला था, एक जोर से आवाज आई और फिर चीखने की आवाजें। एक मेल वेटर ने गलती से शैंपेन टावर गिरा दिया। वाइन सीधे उस खूबसूरत लड़के के सूट पर गिर गई। उस खूबसूरत लड़के का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। वह चिल्लाया, तुम्हें क्या हो गया है? यह इस सीजन का होकू टूर स्वीट है। अपने मैनेजर को बुलाओ अभी। वेटर की आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप माफी मांगता रहा, समझाते हुए कि वह बस एक कॉलेज स्टूडेंट है जो समर जॉब कर रहा है, लेकिन वह खूबसूरत लड़का उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं उसके पास गया और लंबी सांस ली। उसे अकेला छोड़ दो, मैं सूट का खर्चा उठाऊंगा। वह खूबसूरत लड़का मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बिना इंप्रेस हुए। बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है होकुतूर क्या है? क्या तुम्हें लगता है थोड़े से पैसे इसका खर्चा उठा सकते हैं? इस शोर ने लिडिया का ध्यान खींचा। वह गुस्से से देखी और पास आई। वह खूबसूरत लड़का ऐसे खुश हो गया जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। वह उसके पास दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। जो सूट तुमने मुझे दिया था, किसी ने उसे खराब कर दिया। मैंने अपनी बीवी को हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा। यह बस एक सूट है, मैं इसके पैसे दे दूंगा। लिडिया ने मुझे ठंडी नजर से देखा, फिर मुड़कर उस खूबसूरत लड़के को नरम आवाज में तसल्ली दी। यह बस एक सूट है, मैं तुम्हें कल नया दिलवा दूंगी, घर जाओ। यह कहकर वह उसे अपने साथ ले गई। मेरे पास खड़ा वह नौजवान वेटर बस वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से हैरान। मैं हमेशा से जानता था कि लिडिया में मर्दों को अपनी तरफ खींचने की ताकत है। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा लड़का भी उसके जाल में फंस जाएगा। मैंने उस नौजवान को हमदर्दी से देखा और जाने के लिए मुड़ा। वह मुझे पीछे से बुलाया, हे, आज जो तुमने किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी बाहर ले जाना चाहूंगा। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। कुछ नहीं था, फिक्र मत करो। जैसे ही मैं जाने वाला था, होटल मैनेजर पास आया और उसे डांटा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अचानक मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया। मैं घूमकर लड़के को देखा। यह वही है। अपनी पिछली जिंदगी में मेरी बीवी ने तलाक लेने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ दिया। ये सब एक आदमी को एक नाम देने के लिए, वह जिसके लिए बनी थी, ज़ेन। मेरा और उसका परिवार अरेंज्ड मैरिज से बंधे थे। तलाक से बहुत सारे फायदे खत्म हो जाते, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने पक्का इरादा कर लिया था। उसने एक अच्छा फाइनेंशियल सेटलमेंट भी ऑफर किया,
लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मुझे वह चाहिए थी, पैसे नहीं। मैंने उसे 10 साल तक प्यार किया था। ये लड़का कौन था जो कहीं से भी आ गया, ऐसे ही लिडिया का दिल लेकर चला गया। मैंने उस तलाक से बचने के लिए सब कुछ किया, और ऐसा करते हुए मैंने लिडिया को और दूर धकेल दिया। आखिर में उसने मुझे पूरी ताकत से दबोच लिया और मुझे साइन करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसे इंसान से प्यार करते हुए जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, मैं अंदर ही अंदर घुल गया और मर गया। इस बार मैं किसी और की लव स्टोरी में विलन नहीं बनूंगा। मैं किसी ऐसे इंसान को जो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे बेकार महसूस नहीं करने दूंगा। मुझे याद है अपनी पिछली जिंदगी में जब मुझे ज़ेन के बारे में पता चला था, मैंने उसके पास जाने के लिए सब कुछ किया। लिडिया को पता चला और वह तुरंत मुझे वार्न करने आई। अगर उस लड़के को एक बार भी छुआ तो मैं हमारे परिवारों के बीच के सारे डील्स खत्म कर दूंगी। मैंने रोते हुए उससे पूछा, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? उसने मुझे नफरत से देखा। वह तेज है और जिंदगी से भरा है। वह इस दुनिया की हर अच्छी चीज है, बस उसके बैकग्राउंड को छोड़कर। वह तुम्हें हर तरह से हराता है। दोबारा जन्म लेने के बाद मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ। प्यार लॉजिक को फॉलो नहीं करता। इस बार मैं हार मान लेता हूँ। वापस उस एस्टेट में जो अपनी हर इंच जमीन के बराबर कीमत रखता है, बड़ा, शानदार और बहुत अमीराना। हमारे दोनों परिवारों की तरफ से शादी का तोहफा। मुझे हैरानी इस बात की है कि आज उसकी कार बाहर खड़ी है, वह घर पर है। लिडिया लिविंग रूम में बैठी थी, एक टांग दूसरी पर आराम से रखी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा, वही ठंडी नजर जैसे हमेशा होती है। मैं झुका चप्पल बदलने के लिए उस नौजवान वेटर के बारे में सोच रहा था। उसके एप्रन पर एक छोटा सा स्माइली फेस लगा हुआ था। किसी और के पास नहीं था, बस उसके पास। जबकि मैं जो कुछ भी पहनता हूँ उसकी बहुत कीमत होती है, फिर भी वह हमेशा वही सिंपल स्टाइल होता है, फीका, बेजान। अचानक मुझे यह चप्पलें पसंद नहीं आई। मैंने उन्हें फेंक दिया। मैं नंगे पांव लिविंग रूम में गया। लिडिया ने मेरे नंगे पांव देखे। वह हैरान होकर गुस्से से देखी। जूते नहीं पहने? मैं उसके सामने बैठ गया, शांत। अगर मैं नहीं पहनना चाहता तो नहीं पहनूंगा। लिडिया ने धीरे से हंसी, हल्की सी मजाक उड़ाते हुए। कितना अजीब है, तुम्हें क्या हो गया है? अपने दिमाग में मैंने सोचा, तुम्हारा होने वाला पति वही। 5 साल की अकेली शादी ने मेरे शरीर पर बहुत बुरा असर डाला है। मेरा वजन लगातार कम हो रहा है। लिडिया दूसरी तरफ पहले की तरह ही बहुत खूबसूरत है। मैंने अपनी नजर वापस खींची और सीधे उसकी तरफ देखा। चलो तलाक ले लेते हैं। मेरे मुंह से शब्द निकले ही थे कि उसने हंसी उड़ाई। उसने अपना फोन सोफा पर फेंका और मुझे देखती रही, बिना किसी भाव के। मार्कस, अब तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? मैं सीधा बैठ गया और उसकी डरावनी नजर का सामना किया बिना डरे। मैं सीरियस हूँ। 5 साल हो गए लिडिया, तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। हम एक दूसरे को आजाद कर सकते हैं। 1 महीने से भी कम में आल्टन एक बड़ा बिजनेस फोरम होस्ट करेगा। वहीं पर वह ज़ेन से मिलेगी, जो इवेंट में पार्ट टाइम होस्ट के रूप में काम कर रहा होगा। उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाएगा और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सब कुछ किया और फिर भी मुझे सिर्फ दर्द मिला। इस बार मैं खुद को दोबारा बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। मैं लिडिया और ज़ेन के मिलने से पहले ही हट जाऊंगा। मैं उनकी लव स्टोरी के लिए रास्ता साफ कर दूंगा। शायद मेरी आंखों ने बहुत कुछ बता दिया। लिडिया का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। उसका मिजाज कभी नरम नहीं रहा। जो भी उसे नाखुश करता है उसे कोई रहम नहीं मिलता। वह मुस्कुराती है लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी हैं। क्या अब मैं तुम्हारा खिलौना हूँ मार्कस? जब मन किया शादी कर ली, जब मन किया तलाक ले लिया। क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेल खेलने आई हूँ? 5 साल पहले हमारे परिवारों के रिश्ते अच्छे थे और उन्होंने हमारी शादी तय की थी। लिडिया की पर्सनैलिटी के साथ वह कभी भी ऐसे ही मान नहीं जाती, लेकिन उसकी दादी उस वक्त बहुत बीमार थी और उस दबाव ने उसे यह शादी करने पर मजबूर कर दिया। लिडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। खुशकिस्मती से उस वक्त उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिसे वह बहुत प्यार करती हो। वह अपने परिवार का बिजनेस भी संभाल रही थी और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत थी। तो उसने 5 साल तक मेरे साथ काम चलाया। मैं खुद पर उदास और कड़वी हंसी हंसा। क्या तुम सच में ये सिर्फ नाम की शादी चलाना चाहते हो? लिडिया ने उन शब्दों का मजाक उड़ाते हुए मजा लिया। ये क्या है? क्या तुम अकेला और बेचैन महसूस कर रहे हो? मैंने अपने शब्द ध्यान से चुने। नहीं, मैं बस। लेकिन लिडिया खड़ी हो गई और मेरे पास आई। वह झुकी, अपने हाथ सोफा के दोनों तरफ रखे, मुझे घेर लिया। अगर तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो मेरे पास क्यों नहीं आए? इसके बजाय तुम तलाक की बात कर रहे हो। क्या सच में यही वजह है? लिडिया से हमेशा एक हल्की सी खुशबू आती है, टोबैको और परफ्यूम की मिली जुली। वह कभी मेरे करीब नहीं आई। सिर्फ एक बार मैंने उसकी कोट से सांस लेते हुए वह खुशबू महसूस की थी। अब वह खुशबू मुझे पूरी तरह से घेर चुकी है। मुझे एक्साइटेड महसूस होना चाहिए था, लेकिन मुझे सिर्फ घुटन महसूस हो रही है। मेरा मन बन चुका है। मैंने समझाया, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत पहले ही अकेला रहने की आदत डाल चुका हूँ। लिडिया सीधी हो गई। ऐसा है क्या? उसे मुझ में कभी कोई असली इंटरेस्ट नहीं था। वह छोटा सा मूव बस मुझे परेशान करने के लिए था। उसने मुझे नीचे देखा। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई। मुझे पता है आज हमारी 5वीं एनिवर्सरी है। मुझे इसे मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे तलाक के लिए बहाना बना रहे हो? फालतू में। मैं खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखा।
एक एनिवर्सरी जो हमने कभी नहीं मनाई। अब तक इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। सोचो, तुम्हारे लिए मेरी उपयोगिता लगभग खत्म हो चुकी है। मुझे रखने से ज्यादा तुम्हें अपनी आजादी चाहिए, है ना? यह कहकर मैं पीछे देखे बिना बेडरूम की तरफ ऊपर चला गया। एक जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज, फिर इंजन के चलने की आवाज। लिडिया चली गई। इस बार मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मेरा फोन बजा। ये मेरा अच्छा दोस्त जेसन था। मार्कस, इंपीरियल क्लब आ जाओ, चलो चलते हैं। शादी के बाद मैं बहुत कम बाहर जाता हूँ। जेसन मुझे 10 बार इनवाइट करता है, मैं 9 बार मना कर देता हूँ। इस बार मैं बिना सोचे मान गया। चलो करते हैं। दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, क्या तुम सच में बाहर आना चाहते हो? मैंने पक्के इरादे से जवाब दिया। एनिवर्सरी कोई फ्यूनरल नहीं है, मैं आ रहा हूँ। मैंने 10 मिनट अपनी वार्डरोब में देखा। मैंने एक ब्लैक सूट चुना जो स्लिम कट था, मेरे लंबे लेकिन पतले शरीर को दिखा रहा था। मैंने यह सूट खास तौर पर इस उम्मीद में खरीदा था कि लिडिया मुझे इसमें देखेगी। उस महीने वह कभी घर नहीं आई। बस एक चीज जिससे मैं खुश नहीं हूँ वह यह है कि मैं हाल ही में कितना पतला हो गया हूँ। मैं तैयार हुआ, थोड़ा टचअप किया और सीधा क्लब की तरफ ड्राइव किया। इंपीरियल क्लब ऑल्टन के सबसे मशहूर एंटरटेनमेंट वेन्यूज में से एक है। मैंने जेसन और दूसरों को बार में पाया जहां हमने मिलने का फैसला किया था। जेसन ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, बड़ी मुस्कुराहट के साथ। देखो कौन आया है, एक दुर्लभ दृश्य। कुछ ड्रिंक्स के बाद मजाक शुरू हो गया। मार्कस, अगर तुमने हमें फिर से छोड़ दिया होता तो मैं सोचने लगता कि 5 साल पहले वह सेरेमनी शादी थी या फ्यूनरल। जेसन ने मजाक में हाथ बढ़ाया, मेरी आंखें खोलने का नाटक करते हुए। तुम घर पर कैंडल लिट डिनर क्यों नहीं कर रहे हो? मैं गेस करता हूँ, क्या लिडिया ने तुम्हें फिर से परेशान किया? मैंने उसका हाथ हटा दिया। बस करो, तुम मेरे बाल खराब कर रहे हो। ये लोग मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। अपनी पिछली जिंदगी में जब लिडिया की जेन के प्रति जुनून ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, यही वह लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। मुश्किलों से बना वह रिश्ता, मैं उसे कभी नहीं भूला। तो मैंने उन्हें तलाक के बारे में बताया। वह कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए, फिर उन तीनों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। आखिरकार, मार्कस के अपने प्यार में पागल होने के दौर से आजाद होने के सम्मान में। आज रात हम तब तक पियेंगे जब तक गिर न जाए। चीयर्स। मैं उनके साथ चिल्लाया। तलाक के बाद आजादी को लगभग देख पा रहा था। आगे एक नई जिंदगी थी। मेरी पिछली जिंदगी की ट्रेजेडी बहुत बहुत दूर लग रही थी। जैसे जैसे ड्रिंक्स बढ़ते गए, सब थोड़े और हिम्मत होते गए। जेसन ने मेरे कंधे पर थपकी दी। मार्कस, आसपास देखो जब तुम्हें पसंद आए। शर्माओ मत, जाओ और कर लो। लिडिया हर दिन अफवाहों के साथ घूम रही है। हम उसे इस मामले में जीतने नहीं दे सकते। मेरी आंखें शराब के नशे में इधर उधर घूम रही थी। तुम्हें पता है क्या फेयर पॉइंट? मेरी नजर एक पतली फिगर पर पड़ी जिसका लंबा सिलुएट था। अगर लिडिया एक कॉलेज लड़के के पीछे जा सकती है तो मैं एक कॉलेज लड़की के पीछे जा सकता हूँ। मैंने अपना ग्लास उठाया, लड़खड़ाया और उस नौजवान औरत के कंधे पर थपकी दी। वह मुड़ गई, ताजी चेहरे वाली, जवान, थोड़ी शर्मीली। उसने माफी भरी नजर से अपना सर हिलाया। सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने जल्दी से झुककर माफी मांगी और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मैं मुश्किल से कुछ कदम चला था कि मैं फिसल कर गिर गया। ग्लास जमीन पर टूट गया। लड़की मुझे उठाने के लिए झुकी। लो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा जो पूरी तरह लाल था। मेरी धुंधली नजर से एक भ्रम, लड़की का चेहरा लिडिया के चेहरे में बदल गया जो मुझे ठंडी नजर से घूर रही थी। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ टूटे हुए ग्लास के टुकड़े पर पड़ा। खून तुरंत निकलने लगा। सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं बेहोश हो गया। मार्कस, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारा परिवार मुझे रोक सकता है? सपने में मैंने लिडिया का चेहरा फिर से देखा, बेरहम, बिना किसी गर्माहट के। मैं एक टूटा हुआ आदमी था जो एक उखड़े हुए लिविंग रूम के मलबे में पड़ा था। जब तलाक की खबर फैली, मेरे माँ बाप उसके परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ मिल गए, उसे हर तरफ से दबाव डालने लगे। लेकिन लिडिया ने एक भी बात नहीं सुनी। वह अकेली आगे बढ़ती रही। उसने मेरे परिवार को घुटनों पर लाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसके अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों ने पहले उसे गलत ठहराया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसकी मदद की और आखिरकार उन्होंने जेन को मान लिया। लिडिया की तेज हिफाजत में उसने धीरे धीरे उसके माँ बाप की मंजूरी हासिल कर ली। लिडिया, मैंने तुम्हें 10 साल तक प्यार किया है। क्या तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होता? मैंने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। आंसू मेरी उंगलियों से फिसल रहे थे। मार्कस, मैंने तुम्हें अलग होने का मौका दिया था, तुमने उसे नहीं लिया। लिडिया ने मुझे देखा, पत्थर की तरह ठंडी। फिर उसका फोन बजा, एक खास रिंगटोन। जेन की चमकती आवाज कमरे में भर गई। डार्लिंग, प्लीज फोन उठाओ। डार्लिंग, तुम्हारी कॉल इंतजार कर रही है। मैंने उस खास रिंगटोन को सुना। लिडिया की दूर जाती फिगर को देखते हुए दुनिया मेरे चारों तरफ घूम रही थी। एक तेज दर्द मेरे सीने में उठा। मैं हाँफते हुए उठ गया। मैं जोर से हाँफ रहा था। मैं अपने बेडरूम में था। बाहर धूप तेज थी और चिड़ियां गा रही थी। मैं घर वापस कैसे आ गया? क्या वह लड़की मुझे यहाँ लाई थी? मैंने अपने पट्टी बंधे हाथ को देखा और अपनी धड़कती हुई कनपट्टी पर उंगलियां दबाईं। मैं उसे ढूंढने ही वाला था कि लिडिया की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। मेरे बिना मजे करो, आज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
वह दूसरी मंजिल की रेलिंग पर झुकी थी, आवाज आलसी, सिलुएट शानदार। मैं दरवाजे के फ्रेम पर झुका और उसे आते हुए देखा। तुमने उसे कहाँ छुपाया? लिडिया की भौहें कस गईं। वह कॉलेज लड़की। मैंने उसे देखा। ऐसी औरत मिलना मुश्किल है जो मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और महसूस कराए। 1 महीने में लिडिया वैसे भी किसी और आदमी के पीछे पागल हो जाएगी। मैं भी कुछ ऐसा ढूंढ लेता हूँ जिससे दर्द जल्दी कम हो। जैसे ही मैंने यह कहा, लिडिया का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे वॉक इन क्लोजेट में घसीट लिया। अब बदलो। किसने कहा तुम ऐसे कपड़े पहनकर घूम सकते हो? ऐसे कपड़े? मैंने अपने कमजोर शरीर को देखा। कपड़े ही सब कुछ कर रहे थे। वह शब्द मुझ पर शायद ही लागू होता है। और कब से एक औरत जो मुझसे प्यार नहीं करती मेरे कपड़ों के बारे में कुछ कह सकती है? लिडिया, पिछले दिन तुम और वह खूबसूरत लड़का, क्या तुम सच में उसके साथ रूम में गए थे? मैं हिला नहीं। मैं बस उसे शांति से देखा। तुम्हारा काम नहीं। हमेशा की तरह वही ठंडा जवाब। तो मैं जो करता हूँ वह भी तुम्हारा काम नहीं। अगर हम तलाक नहीं ले रहे तो हम अलग जिंदगी जिएंगे। मैंने उसे सीधे देखा। इतने सालों के बाद मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मैं भी कुछ एक्साइटमेंट ढूंढ लेता हूँ इस खाली जगह को भरने के लिए। तो ऐसा लगता है पूरी तरह लापरवाह होना। ये सच में आज़ादी देने वाला है। अब मुझे उसके मूड को अपने मूड पर कंट्रोल नहीं करने देना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने खुद को वापस पा लिया है। वह बाहर जो चाहे कर सकती है, जबकि अपने पति से उम्मीद करती है कि वह घर पर चुपचाप बैठा रहे। लिडिया भी अलग नहीं है। वह मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन वह बीवी का नाम इस्तेमाल करती है मुझे हर मोड़ पर कंट्रोल करने के लिए। लिडिया ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारे उस शरीर के साथ कौन सी औरत तुम्हें चाहेगी? मैंने नीचे देखा। एक सिंपल शर्ट, छाती की मसल की हल्की सी झलक, बाकी सब कपड़े के नीचे छुपा हुआ। कुछ खास नहीं। मैंने उसका हाथ हटाया और शांति से अपने कपड़े ठीक किए। मैं ज्यादा खाऊंगा, वर्कआउट करूंगा और कुछ और औरतों को अपनी तरफ ध्यान दिलवाऊंगा। मार्कस, क्या तुम पागल हो गए हो? लिडिया आखिरकार गुस्से में बोली। तुम्हें क्या हो गया है? जो मार्कस में पहले था वह शांत, समझदार और ख्याल रखने वाला था। वह ऐसी बातें कैसे कह सकता है? अगर मेरे पापा ने सुना होता जो अभी मेरे मुंह से निकला है तो उन्हें शायद हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन मुझे अब थोड़ा पागल बनना पड़ेगा ताकि आने वाले असली पागलपन से आजाद हो सकूं। अगर जेन पिक्चर में नहीं होगा तो वह तलाक नहीं लेगी। एक अरेंज्ड मैरिज को खत्म करना कभी आसान नहीं होता। वह इसके लिए बहुत तेज है। फायदे और नुकसान को तोलना उसकी खासियत है। और मैं दोबारा उसे किसी और से प्यार करते हुए नहीं देख सकता। तो मुझे तलाक दे दो। मैंने फिर से यह बात उठाई। सपने देखते रहो मार्कस। मैं चाहती हूँ तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस करो कि तुमने मुझसे शादी की। लिडिया फिर से ठंडी और शांत हो गई, जैसे उसने मुझे पूरी तरह से देख लिया हो। तुम अलग जिंदगी जीना चाहते हो? ठीक है, तो हम वही करेंगे। मैं हैरान रह गया। सिर्फ मुझे अफसोस दिलाने के लिए वह इस पर भी राजी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझसे जबरदस्ती शादी करने से उसे इतना गहरा जख्म लगा होगा। इतना गहरा कि उसे इससे निपटने के लिए कुछ इतना एक्सट्रीम चाहिए। जैसे ही मेरा दिमाग खाली हो गया, लिडिया ने हाथ बढ़ाया और मेरी कमर में अपना हाथ डाला, मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपनी जुबान अपने होंठों पर फेर ली। उसकी नजर पढ़ी नहीं जा रही थी। क्या तुम चाहते हो मैं पहले तुम्हारे शरीर पर काम करने में मदद करूं? नहीं। मैंने उसे तुरंत धकेल दिया। जिन लोगों को अलग होना है उन्हें एक दूसरे को छूना बंद कर देना चाहिए। लिडिया ने अपनी आंखें पतली की, तेज और खोज भरी। उसने मेरी ठोड़ी पकड़ी और मुझे उसे देखने पर मजबूर किया। क्या तुम मार्कस के जुड़वां भाई हो? क्योंकि एक आदमी जिसने 10 साल तक किसी से प्यार किया हो, वह अचानक से ऐसा नहीं बन जाता। मैंने एक नकली मुस्कुराहट दी। गेस करो। मार्कस, ये शादी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम बस ऐसे ही दूर जा सको। बहुत सारे फायदे दांव पर हैं। मेरे पास तुम्हारे इमोशनल ड्रामा के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम सच में अकेलापन नहीं संभाल सकते और बाहर जाना चाहते हो। वह मेरे कान के पास झुकी। सावधान रहना, मैं किसी भी सरप्राइज को नहीं मानूंगी। मैं वह हूं जो एक बार मर चुका है। मुझे इन सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन कहीं से कुछ उठा और मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। मेरी हथेली में जलन हुई। उसके गाल पर एक साफ हाथ का निशान बन गया। उसने अपना सर घुमा लिया। उसकी गर्दन का शानदार मोड़, उसके प्रोफाइल की तेज लाइन। थप्पड़ खाने के बाद भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह धीरे से वापस मुड़ गई। उसकी आंखें कातिलाना थीं, जैसे वह मुझे अभी गला घोंट सकती है। मेरा हाथ कांप रहा था। डर से नहीं, थप्पड़ से मेरा जख्म फिर से खुल गया था। खून तेजी से बह रहा था। लिडिया ने मेरे हाथ पर नजर डाली, फिर मुड़कर चली गई, सिर्फ एक ठंडी, दूर जाती पीठ छोड़कर। मैंने पट्टी से रिसते हुए खून को देखा। ये ठीक है, मैंने सोचा। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सीने के अंदर जो खून बहा था उससे बेहतर है। उस थप्पड़ के बाद लिडिया फिर से गायब हो गई। वह गॉसिप कॉलम्स में दिखती थी, एक आदमी से दूसरे आदमी के साथ घूमती हुई, और क्लब्स और बोर्ड रूम्स में, बस कभी घर नहीं। मैं दिन गिन रहा था, 2 हफ्ते। बस इतना ही बचा है लिडिया के जेन से मिलने से पहले। इस दौरान मैंने एक खास कॉफी शॉप में जाना शुरू कर दिया। मैंने एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और चुपचाप उसे काम करते हुए देखा। उसकी हर छोटी हरकत मेरी नज़र में आ जाती थी। अगर मैं एक औरत होता तो शायद मुझे भी उससे प्यार हो जाता। जेन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ है, एक कोवर्कर ने बुलाया। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड है,
लेकिन वह बेचारी लड़की लिडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। चाहे वह कितना भी जुनून से एक दूसरे से प्यार करे, लिडिया की ताकत और दौलत उन्हें अलग कर देगी। जब तक मुझे अपनी पिछली जिंदगी में जेन के बारे में पता चला, वह उससे पहले ही ब्रेकअप कर चुका था, तो मैंने उसके बारे में कभी पता नहीं किया। कैफे का दरवाजा खुला, एक नौजवान औरत अंदर आई। मैं जम गया। वह कॉलेज लड़की। जेन, तुम क्या हो? ओ, तुम आ गई। जेन ऐसे खुश हो गया जैसे क्रिसमस पर कोई बच्चा उस लड़की से मिलने जा रहा था जो उसके लिए छोटे केक्स लाई थी। मैं पास में काम कर रही थी तो तुमसे मिलने आ गई। तुम्हारे लिए कुछ छोटे केक्स लाई हूँ। वेंडी इतना मुस्कुराई कि उसकी आंखें छाछ जैसी हो गईं। उसके और जेन के स्माइल मिलते थे, जिसे वह कपल्स रिजेम्बलेंस कहते हैं। और लिडिया इसे तोड़ देगी, कितना नुकसान। जेन खुश भी था और परेशान भी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, पार्ट टाइम काम करना पहले ही थका देने वाला है। तुम्हें मुझ पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें ट्रीट कर सकूं। वेंडी के मीठे शब्द इतनी सहजता से निकले। मैं यह सोचे बिना नहीं रह पाया कि लिडिया ने मुझे कभी कुछ खाने को नहीं खरीदा। हालांकि मुझे वैसे भी मीठा पसंद नहीं था, क्योंकि जेन अभी भी शिफ्ट पर था। वेंडी ज्यादा देर नहीं रुकी। मैं कोने में बैठा था, सर झुकाए। डर रहा था कि कहीं वह मेरी तरफ न देखे और मुझे पहचान न ले उस आदमी के रूप में जिसने नशे में उसे क्लब में अप्रोच करने की कोशिश की थी। जैसे ही वेंडी चली गई, मैंने जल्दी से अपना बिल चुकाया और निकल गया। सर, रे हमेशा सबसे पहले यही कहता है जब वह मुझे देखता है। मैं थका हुआ घर पहुंचा। मैं दोबारा पैदा हुआ हूं और पता नहीं कैसे मेरे आसपास लोगों का जाल और उलझ गया है। मैंने अपनी कनपटी रगड़ी। मेरा दिमाग मुश्किल से चल पा रहा था। हम 100 मीटर भी नहीं चले थे कि मैंने कहा, रे मुझे ड्राइव करने दो। मेरा बहाना था कि मैंने बहुत वक्त से ड्राइव नहीं किया और मेरा मन कर रहा है। मैंने व्हील पकड़ा और आगे सड़क देखी। वहां इंटरसेक्शन पर वेंडी लाइट पर इंतजार कर रही थी। मैंने ध्यान से टाइम किया और एक्सेलरेटर दबाया। मैंने उसे टक्कर मारी। वह गिर गई। मुझे अफसोस है। मैं घबराहट में कार से कूदा और उसे उठाने के लिए दौड़ा। उसकी टांग से बहुत खून बह रहा था। यह कोई छोटी चोट नहीं थी। ये तुम हो? वेंडी दर्द में कराह रही, मुझे पहचानते हुए। मैंने रे से कहा, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। वह कॉलेज लड़की का नाम वेंडी है। वह अभी स्टूडेंट है, 21 साल की। मैं हॉस्पिटल की बेंच पर बैठा। उसका नंबर जो मैंने अभी सेव किया था उसे घूर रहा था। उदासी की एक लहर मुझ पर छा गई। आखिर में मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। बदला लेने का बस एक ही तरीका मुझे समझ आया, जैसा को तैसा। अगर जेन मेरी बीवी को ले सकता है तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं ले सकता। सच है, जेन लिडिया की ताकत में बह गया था, लेकिन आखिर में उसने इसे मान लिया। अगर उसने आखिर तक उसे मना किया होता तो शायद मैं समझदार रह पाता। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे आखिरी स्टेज का लिवर कैंसर था। मेरे आखिरी दिन हॉस्पिटल के बेड पर गुजरे। तब तक लिडिया और जेन अलग नहीं हो सकते थे। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, मरने से पहले एक बार भी नहीं। मैंने वेंडी के सारे मेडिकल खर्चे उठाए और मैंने उसे खोई हुई मजदूरी और ठीक होने के खर्चों के लिए खुले दिल से पैसे दिए। हॉस्पिटल में रहने से उसका पार्ट टाइम काम बिगड़ गया होगा। मैं अच्छा बात करने वाला हूँ। आधे दिन के अंदर मैंने उसके बारे में ज्यादातर सब कुछ जान लिया जो मुझे जानना था। एक मामूली परिवार, दोनों माँ बाप जिंदा हैं और एक छोटा बिजनेस चलाते हैं। एक छोटा भाई मिडिल स्कूल में। कोई हैरानी नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड लिडिया छीन लेगी। आराम करो, मैं अक्सर मिलने आऊंगा। जाने से पहले मैंने अपना सबसे गर्म, सबसे भाई जैसा चेहरा बनाया। एक नरम मुस्कुराहट। ठीक है, मैं जवान हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वेंडी मुस्कुराई, अपने सफेद दांत दिखाते हुए, मुझे पूरी मासूमियत से देखते हुए। मैं भी उतना बूढ़ा नहीं हूँ, 27 साल का, 72 का नहीं। लेकिन 5 साल की घुटन भरी शादी और लंबे समय तक भूख न लगने की वजह से मुझे अंदर और बाहर से बूढ़ा कर दिया है। घर जाते हुए मैं एक फार्मेसी पर रुका और सप्लीमेंट्स का एक ढेर उठाया। रे, एक होम सर्विसेज एजेंसी से कांटेक्ट करो। कुछ भरोसेमंद स्टाफ ढूंढो, कोई जो अच्छा खाना बना सके, आइडियली न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफिकेट के साथ। मैं बैक सीट में बैठा था, सप्लीमेंट्स से घिरा हुआ, और अपने इंस्ट्रक्शंस दिए। हाँ सर, रे ने जवाब दिया। जब मैंने लिडिया से शादी की तो दोनों फैमिलीज ने कहा था कि काम करने वाले रखो, सफाई के लिए, बगीचे के लिए, खाना बनाने के लिए। मैंने सबको मना कर दिया। किसी और का हमारे घर में होना ऐसा लगता था जैसे कोई घुसपैठ कर रहा हो। यह खराब कर देता जो मैंने अपनी और उसकी जिंदगी के बारे में सोचा था। लेकिन नतीजे खुद बोलते हैं। मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। अब सपने देखना बंद करो। घर वापस आकर मैं आगे चलता हूँ जबकि रे पीछे आता है। उसके हाथों में सप्लीमेंट्स के बैग्स भरे हुए हैं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, लिडिया सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। वह नीचे आते हुए अपनी कफ्स ठीक कर रही है, एक आम सा तरीका, लेकिन बहुत खूबसूरत। रे, अब तुम्हारा काम हो गया, मैं कहता हूँ। रे सप्लीमेंट्स टेबल पर रखता है, लिडिया को इज्जत से सर हिलाता है, फिर जल्दी से बाहर चला जाता है। 1 घंटे में एक कॉकटेल पार्टी है, तुम्हारे माँ बाप वहाँ होंगे, तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। लिडिया सप्लीमेंट्स की तरफ देखती भी नहीं, वह बस अपना हुक्म देती है, हमेशा की तरह ठंडे तरीके से। उसने कभी नहीं चाहा कि मैं उसके साथ रहूं जब तक मेरा कोई मकसद न हो। दोबारा जन्म लेने के बाद से मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं गया हूँ।
ये इसलिए नहीं कि मैं बुरा बेटा हूँ, बल्कि मेरी पिछली जिंदगी में जो कुछ हुआ उसके बाद भी मैं उनका सामना करने में शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं थोड़ा डरता भी हूँ। ठीक है, मैं ऊपर चला जाता हूँ। पिछले 2 हफ्तों में मैं खाली नहीं बैठा। मैंने पूरी नई वार्डरोब खरीदी है। अलग स्टाइल, अलग कट्स, पहले जैसा कुछ नहीं। मैं एक अच्छा स्लिम कट सूट चुनता हूँ जिसका कॉलर बहुत अच्छे से बना हुआ है। मैं बहुत पतला हूँ लेकिन लंबा हूँ, ये भी कुछ काम आता है। थोड़ा पतला दिखने के अलावा मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूँ। अपना लुक ठीक करने के बाद मैं एक अच्छी घड़ी पहनता हूँ। रोशनी में ये जरूर ध्यान खींचेगी। पहले मैं जितना खुद को रोकता था अब मैं उतना ही दिखाता हूँ। लिडिया नीचे इंतजार कर रही है, फोन पर बात करते हुए। वह मुझे सीढ़ियों से नीचे आते हुए सुनती है और देखती भी नहीं। मुझे परवाह नहीं। मैं गाड़ी के पास जाता हूँ और अकेला इंतजार करता हूँ। कुछ मिनट बाद वह बाहर आती है। जब वह गाड़ी में बैठती है और जब हम चलते हैं वह एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखती। पूरे रास्ते हम एक दूसरे से एक लफ्ज भी नहीं बोलते। वह गाड़ी चलाती है। मैं अपने फोन में देखता हूँ। मैंने वेंडी का नंबर सेव कर लिया है और उसकी खबर ले रहा हूँ। वेंडी, अगर हॉस्पिटल का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो मैं खाना भेज सकता हूँ। वेंडी जवाब देती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सच में। मैं आज तुम्हारे लिए कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना भूल गया। मैं कल जब मिलने आऊंगा तो ले आऊंगा। वेंडी जवाब देती है, आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये शराफत नहीं है। मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हें टक्कर मारी और हॉस्पिटल पहुंचाया। शर्माओ मत, बस बता देना अगर कुछ चाहिए हो। वेंडी और जेन एक जैसे परिवार से हैं। लिडिया ने जेन के लिए अमीर लड़की का रोल किया था तो मैं वेंडी के लिए अमीर और कामयाब आदमी का रोल कर सकता हूँ। इस तरह सोचने पर यह लगभग ठीक लगता है। मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। आगे की लाइट लाल हो जाती है। गाड़ी रुक जाती है। लिडिया आखिरकार मेरी तरफ देखती है अपनी आंखों के कोने से। वह मुझ में आया बदलाव देखती है और फिर भी सबसे बुरी बात कहती है, यह सूट तुम पर बर्बाद है। हाँ, वह ड्रामा सीन्स जहां आदमी औरत को हैरान कर देता है पूरी तरह से झूठे होते हैं। मैं अपना फोन नीचे रखता हूँ और अपना कॉलर ठीक करता हूँ। सच में बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। वह छोटा सा जानबूझकर किया गया इशारा उसके चेहरे को फिर से गुस्से से भरने के लिए काफी है। मार्कस, क्या तुम खुद को संभाल सकते हो? क्यों? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसकी कायद है। मैं सालों से खुद को संभाल रहा हूँ, उसका क्या फायदा हुआ? जब तुम एक बार मर चुके हो तो चीजें इतनी भारी नहीं लगती। खुद को सांस लेने देना बेहतर है बजाय खुद को पिंजरे में बंद रखने के। मत भूलो तुम कौन हो। उसकी आवाज अब तेज है। उसने मुझे कभी पति की तरह नहीं समझा, फिर भी वह चाहती है कि मैं उस नाम से जीऊं। मैं खिड़की की तरफ मुड़ता हूँ और कुछ नहीं कहता। पुराने दिनों में उसकी तरफ से कुछ लफ्ज भी मेरा पूरा दिन बना देते। मैं कुछ कहने के लिए पागल हो जाता। अब नहीं। पार्टी में हम थोड़ी देर के लिए पति पत्नी का रोल करते हैं। कुछ जाना पहचाना बिजनेस पार्टनर से थोड़ी देर बात करने के बाद मैं एक शांत जगह ढूंढता हूँ और अकेला बैठ जाता हूँ। किस्मत की बात है, जो जवान आदमी मेरे बगल में बैठता है वह विंसेंट है। वही जिसके बारे में कुछ वक्त पहले खबरें फैली थीं कि उसने लिडिया के साथ होटल रूम लिया था। विंसेंट, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? एक और आदमी पास आता है और पूछता है। बस आराम कर रहा हूँ। टाइलर, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। विंसेंट की आवाज बहुत साफ और तेज है। मैंने देखा है कि लिडिया को अच्छी आवाज वाले आदमी पसंद है। जेन भी ऐसा ही है और हर वह आदमी जिसके साथ उसका नाम जुड़ा है। वह दोनों मेरे बगल में बातें करने लगते हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ। टाइलर विंसेंट को छेड़ता रहता है। तुम्हारी लिडिया वहाँ है, तुम जाकर हेलो क्यों नहीं कहते? शुरू मत करो, वह मेरी बॉस है और उसका पति है। विंसेंट शिकायत भरी नजर से कहता है। वह पति? वह तो लगभग है ही नहीं। किसी ने उसे सालों से नहीं देखा और सब जानते हैं कि वह हाल ही में तुम्हारे सबसे करीब रही है। मैंने सुना है वह तुम्हें एक घर खरीद कर दे रही है। टाइलर को साफ जलन हो रही है। वह मेरे साथ बहुत उदार रही है, विंसेंट कहता है। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखता है। मुझे तो पता भी नहीं वह मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों है। शायद मैं खुशकिस्मत हूँ। लिडिया सबके साथ उदार है सिवाय अपने नाम के पति के। हर वह आदमी जिसके साथ उसका नाम जुड़ा है खत्म होने के बाद उसकी तारीफ करता है। तभी मेरे माँ बाप पास आते हैं कहते हुए। मुझे अकेला बैठा देखकर वह इसके पूछते हैं, मार्कस, लिडिया कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? लिडिया का नाम सुनते ही विंसेंट और टाइलर दोनों मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव अभी देखने लायक होंगे। मैं खड़ा होता हूँ, अपनी माँ के हाथ में अपना हाथ डालता हूँ और उन्हें देखकर मुस्कुराता हूँ। उसकी बगल में रहने में क्या मजा है। भीड़ के साथ बस बिजनेस की बातें होती हैं। मैं तो आप दोनों के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद करूंगा। मेरी माँ मुझे हैरानी से देखती है। सालों हो गए हैं जब मैं उनके साथ इतना खुलकर प्यार से पेश आया हूँ। तुम दोनों बातें करो। मैं ओल्ड चिन और दूसरों को ढूंढता हूँ। मेरे पिता हमेशा की तरह सीधे साधे, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वह खुशी खुशी अपने दोस्तों को ढूंढने चले जाते हैं। विंसेंट आखिरकार मुझे पहचान जाता है। उसका चेहरा लाल और सफेद होता है। उसकी आंखों में दुश्मनी साफ दिखती है। मैं अपनी माँ के साथ बैठ जाता हूँ और बातें करने लगता हूँ। सच कहूँ तो मैं आज आना ही नहीं चाहता था। उसी ने मुझे साथ आने को कहा। कितना बोरिंग है। तुम बच्चे, ये जरूरी बिजनेस है। ये बोरिंग की क्या बात है? मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ती हैं और मुझे डांटती हैं, लेकिन उनकी आवाज में पूरा प्यार है।
मैं अपनी बगल की नज़र से विंसेंट को देखता हूँ। मैं आमतौर पर बातें करता रहता हूँ, लेकिन ये सच में बोरिंग है। वैसे माँ, मैंने रे से घर के लिए कुछ लोग रखने को कहा है। मैंने थोड़ी मसल बनाने का फैसला किया है। मुझे कहा गया है कि मैं बहुत पतला हूँ, ज्यादा खाऊं और एक्सरसाइज करूं। विंसेंट अपना होंठ काटता है। साफ दिख रहा है कि वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तुम दोनों इतनी बड़ी जगह में रहते हो, तुम अकेले ये सब कैसे संभाल सकते हो? मेरी माँ पूरे दिल से सहमत होती है। मैं तो बस अपनी छोटी सी दुनिया चाहता था, लेकिन अब मैं उससे थक गया हूँ। मैं बातों को थोड़ा उलझाकर छोड़ देता हूँ। विंसेंट लिडिया की जिंदगी में बस एक गुजरता हुआ चेहरा है, मामूली। जेन जैसा नहीं, यहाँ कुछ भी सोचने जैसा नहीं है। विंसेंट अचानक खड़ा होता है और जल्दी से चला जाता है। टाइलर उसके पीछे पीछे चलता है। शायद वह भी उतना ही बेचैन है। जब पार्टी खत्म होती है, मैं लिडिया के साथ वापस नहीं जाना चाहता। मैं घर जाना चाहता हूँ, अपने असली घर, और अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिताना चाहता हूँ। मैं जा रही हूँ, लिडिया कहती है। उसे कभी परवाह नहीं थी कि मैं कहाँ जाता हूँ जब तक मैं उसे शर्मिंदा न करूँ। मेरे पिता अभी भी अपने दोस्तों के साथ गहरी बातों में लगे हुए हैं, बिल्कुल बेखबर। पार्टी खत्म होती है। मेरी माँ मुझे गाड़ी की चाबी देती है और मुझे पार्किंग में इंतजार करने को कहती है जब तक वह मेरे पिता को वहां से ले जाती है। मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में नीचे जाता हूँ। मुझे अपने पिता की गाड़ी मिलती है और मैं अंदर बैठने ही वाला होता हूँ जब मैं लिडिया और विंसेंट को गुस्से में बात करते देखता हूँ। विंसेंट उसकी जैकेट का दामन पकड़ता है, दुख में। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी रही हो, क्या तुम कह रही हो कि यह सब सच नहीं था? मुझे यकीन नहीं होता। जो चाहे मानो, बस मेरे रास्ते से हट जाओ। लिडिया अपनी जैकेट छुड़ाती है। वह ऐसी ही है। एक बार जब उसका काम हो जाता है तो हो जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखती। एक अपार्टमेंट और विंसेंट ने खुद को यकीन दिला दिया कि वह ही खास है। वह मुझे अपनी बगल की नजर से देखती है। वह बेचैन, नफरत भरी नजर सीधे मेरी तरफ थी, जैसे मैं ही तमाशा कर रहा हूँ। मैं तुरंत गाड़ी में बैठ जाता हूँ और दरवाजा लॉक कर देता हूँ। अगर मैं अपने माँ बाप का इंतजार नहीं कर रहा होता तो मैं अब तक वहां से निकल चुका होता। मुझे इस तरह पीछे हटते देखकर उसे कुछ होता है। वह सीधे मेरी तरफ आती है। वह खिड़की पर नॉक करती है। मैं उसके होंठ पड़ता हूँ। बाहर निकलो। मैं गुस्सा करता हूँ और अपना सर हिलाता हूँ, होंठों से नहीं कहता हूँ। तभी मेरा फोन बजता है। ये उसका फोन है, हुएन है। मार्कस, इस गाड़ी से बाहर निकलो। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहती। शीशे के जरिए मैं उसकी गुस्से से भरी आंखों से मिलता हूँ। मैंने अच्छे से सोच लिया है, अगर मैं जेन से मिलने से पहले तलाक नहीं ले पाया तो मैं इंतजार करूंगा। मैं तब तक रुका रहूंगा जब तक वह खुद इस बात को नहीं उठाती, और जब वह ऐसा करेगी मैं तुरंत मान जाऊंगा और फैमिली कंपनी में हिस्सा लेकर चला जाऊंगा। बुरा सौदा नहीं है। मेरी पिछली जिंदगी में उसे जेन का पीछा करने में पूरा 1 साल लगा, जब तक उसने आखिरकार मुझसे तलाक नहीं मांगा। उसी वक्त उसने अपने परिवार को सब सच बता दिया। मैंने मना कर दिया। लगभग 1 साल तक लड़ने और चिपके रहने के बाद भी मैं हार गया। अब जब मैं दोबारा जन्मा हूँ, बदला लेना बस एक खाली जुनून है। मेरी पिछली जिंदगी अब एक सपने जैसी लगती है, और यह वाली जिंदगी असलियत है दुख शुरू होने से पहले। मैं एक बुरे सपने को नहीं छोड़ूंगा कि वह मुझे असली जिंदगी में पूरी तरह बर्बाद कर दे। बाहर निकलो। लिडिया गुस्से में है। शायद उसने मुझे पहले कभी इस तरह मना करते नहीं देखा होगा। विंसेंट वापस आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसकी जैकेट को फिर से पकड़ता है और छोड़ने से मना कर देता है। भगवान के लिए, वह एक सेलिब्रिटी है। वह इतनी बेचैनी से कैसे चिपक रहा है? मुझे लगता है मैं खुद का ही एक रूप देख रहा हूँ। मैं किसी को जज करने की हालत में नहीं हूँ। लिडिया मुझे बुरी नजर से देखती है, फिर विंसेंट की कलाई पकड़ती है और उसे अपनी गाड़ी की तरफ खींचती है। मैं उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखता हूँ। मैं सांस छोड़ता हूँ। जब तक मेरे माँ बाप गाड़ी तक वापस आते हैं, मैं लगभग सो चुका होता हूँ। तुम और तुम्हारी न खत्म होने वाली बातें। मार्कस तुम्हारा इंतजार करते हुए आधा सो चुका है। मेरी माँ मेरे पिता को डांटती है। अरे, वह साउथ का प्रोजेक्ट है, उसके अप्रूवल में कुछ मसले हैं, हमें उस पर ठीक से बात करनी पड़ी। मेरे पिता जवाब देते हैं, अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए। मैं पीछे बैठा हूँ, नींद में, और अपनी पिछली जिंदगी के एक और सपने में खो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स को डर है कि मैं भूल जाऊंगा जो मैंने सहा। वह मुझे नींद में वापस भेजता रहता है। माँ, मुझे ब्रेस्ड पोर्क चाहिए। मैं अपना हाथ उनके हाथ में डालता हूँ और उनके सहारे झुक जाता हूँ। माँ का एहसास ऐसा ही होता है, महफूज और गर्म। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं मर रहा था, मेरे माँ बाप मेरे हॉस्पिटल के बेड के पास बैठे थे और रोते रहे जब तक उनके पास कुछ नहीं बचा। वह रात भर में बूढ़े हो गए, थक चुके थे, दिल टूटे हुए थे। इस वक्त तुम चाहते हो कि मैं ब्रेस्ड पोर्क बनाऊं? मेरी माँ मेरे हाथ पर हल्के से मारती हैं। आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारी और लिडिया की लड़ाई हुई? तुम तो वैसे भी मुश्किल से घर आते हो। क्या मैं बस एक प्यार में पागल बेवकूफ था? मैं उन्हें देखकर मुस्कुराता हूँ। अब से मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। मेरे आसपास सबको हमेशा पता था कि मैं लिडिया के बारे में क्या महसूस करता था, एक तरफा। तो यह सुनकर मेरी माँ सच में हैरान होती है। मेरे पिता ने लगभग गाड़ी को मोड़ दिया। मेरे पिता पूछते हैं, तुम्हें अब लिडिया पसंद नहीं? पसंद है, मैं जवाब देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं उसे कभी रोक नहीं पाता।
वह कभी मेरी थी ही नहीं। वह जेन की है, वह जवान तेज खूबसूरत आदमी। डैड, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। हम पुरानी खबर हैं। प्यार, उसका अब क्या मतलब है? मुझे बस लगता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए, सिर्फ उसके आसपास घूमते रहना नहीं। बिल्कुल सही कि लिडिया हमेशा अफवाहों में रहती है। मैंने इसे कभी पसंद नहीं किया। पहले मेरे पिता चुप रहते थे क्योंकि वह मेरी गहरे जज्बात की इज्जत करते थे। लेकिन अब जब मैंने दरवाजा खोल दिया है, दोनों ने वह सब कुछ कह दिया जो उन्होंने रोक रखा था। जब तक हम घर पहुंचते हैं रात बहुत हो चुकी होती है। मैं नहाकर बिस्तर पर गिर जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया। मेरी माँ मेरे दरवाजे पर नॉक करती है। मैं आधा सोया हुआ जवाब देता हूँ। क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ब्रेस्ड पोर्क चाहिए? मैंने बना दिया है, थोड़ा खा लो फिर वापस सो जाना। वह यह कहते हुए मेरी तरफ देखती हैं। मैं तुरंत जाग जाता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ और कुछ सेकंड तक घूरता रहता हूँ। फिर मेरी आंखें गर्म हो जाती हैं और आंसू तेजी से निकलने लगते हैं, इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाऊँ। दोबारा जन्म लेने के बाद से मैं एक बार भी नहीं रोया हूँ। मेरी पिछली जिंदगी के सबसे बुरे सपने भी बस मुझे हमेशा जगा देते थे। मैं बहुत पहले ही दर्द के लिए बेजान हो चुका था। अब कुछ भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन मेरी माँ ने रात के बीच में मेरे लिए ब्रेस्ड पोर्क बनाया और मैं खुद को रोक नहीं पाता। अरे, क्या हो गया है तुम्हें बच्चे? लिडिया ने जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। मैं कल उस फैमिली के पास जाऊंगी और जवाब मांगूंगी। मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ और अपनी माँ को गले लगा लेता हूँ। लिडिया ने कुछ नहीं किया। मैं बस भावुक हो गया हूँ। आप मेरे साथ इतनी अच्छी हो। मैं उन्हें पकड़े रहता हूँ, मेरी आवाज़ टूट जाती है। उन्होंने सच में मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ भी मैंने सहा वह सब मैंने खुद पर लाया। वह एक ईमानदार विलेन है। मैं तो बस एक पागल चाहने वाला था। मेरी माँ हल्के से मेरी पीठ थपथपाती हैं और एक लंबी गहरी सांस छोड़ती हैं। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वह मुझे सबसे अच्छे से जानती हैं। मैं आसानी से रोने वाला नहीं हूँ। अगर सच में कोई दुख न हो तो आंसू नहीं आते। तो क्या तुम अब भी ब्रेस्ड पोर्क खाओगे? वह तत्व पूछती हैं। हाँ, मुझे उसकी बहुत तलब थी। मैं अपनी आंखें पोंछता हूँ और बिस्तर से उतरता हूँ। अभी भी थोड़ा नाक बह रही है। मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ और हम दोनों साथ में नीचे जाते हैं। मेरे पिता पहले ही सो चुके हैं। डाइनिंग टेबल पर बस हम दोनों हैं। ब्रेस्ड पोर्क खुशबूदार और मज़ेदार है। मैं कई टुकड़े बिना रुके खा जाता हूँ। मैंने पिछले कुछ सालों में मुश्किल से खाया है। इतना सारा एक साथ खाने से मेरा पेट दर्द से फूल जाता है। मुझे उल्टी आने लगती है। मेरी माँ मेरी पीठ थपथपाती है। इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? पूरी रात पेट भरा होने की वजह से जागे रहोगे। मैं भूखा था। मैं शर्मिंदा होकर हंसता हूँ। आखिरी बार मैंने ऐसा खाना अपने ग्रेजुएशन डिनर पर खाया था। जेसन और दूसरों ने और मैंने एक बड़ी पार्टी की थी। फिर मैंने लिडिया से शादी की और पतला रहने के लिए कम खाना शुरू कर दिया। अगर तुम भूखे भी हो, धीरे खाओ, 80% पेट भरने पर रुक जाओ, मेरी माँ नरम आवाज में कहती है, मुझे देखते हुए। मैं उनकी बाहों में झुक जाता हूँ और मुंह बनाता हूँ। माँ, आज रात मेरे साथ जागी रहो। मुझे काम और जिंदगी के बारे में अपनी समझ बताओ। वह बिना सोचे मान जाती है। अगली सुबह मैं सालों में सबसे हल्का महसूस करते हुए जागता हूँ। पेट भरा हुआ है, अच्छी नींद आई है। घर पर नाश्ता करने के बाद मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। वेंडी अपने फोन में देख रही है। उसकी बाह टूटी नहीं थी, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू को काफी नुकसान हुआ है। टांके लगे हैं, मोटी पट्टी बंधी है, हिलना डुलना कम है। वेंडी ऊपर देखती है और मुझे देखकर हैरान होती है। आप आए। आपको सच में मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही बार बार मुझे देखने आने की। मैं गर्म और तसल्ली देने वाली मुस्कुराहट देता हूँ। बिल्कुल, मैं करता हूँ। मैं रे की तरफ मुड़ता हूँ। उन्हें अंदर लाओ। रे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का एक ढेर अंदर लाता है और उन्हें उसके बेड के बगल में लगा देता है। वेंडी उस सामान को देखती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। ये तो बस ऊपरी चोट है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। चोट तो चोट होती है। मैं उसके बेड के बगल में एक कुर्सी खींच लेता हूँ। वेंडी अचानक पूछती है, ओह, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। मैं आसानी से जवाब देता हूँ, तुम मुझे मार्कस बुला सकती हो। मुझे नहीं लगता यह बिल्कुल भी पुराना लगता है। मैं उससे 6 साल बड़ा हूँ। वेंडी सर हिलाती है। ठीक है मार्कस। मैं हॉस्पिटल के कमरे में उसके साथ बैठकर बातें करता हूँ। कॉलेज की लड़कियों का चीजों को देखने का तरीका हमेशा सीधा और सच्चा होता है। वेंडी एजुकेशन प्रोग्राम के तीसरे साल में है। अभी गर्मियों की छुट्टी पर है। एक मेहनतकश जवान लड़की जो खुद को संभाल रही है, वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में खुशी और उत्साह से बात करती है और उसका सपना ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी नौकरी और उस लड़के से शादी करना जिससे वह प्यार करती है। मुझे एक छोटी सी अनचाही हंसी आ जाती है, थोड़ी बदतमीजी वाली। मैं खुद को जल्दी संभालता हूँ। वेंडी हिचकिचाती है। आप किस बात पर हंस रहे हो? मैं अपनी नाक की नोक रगड़ता हूँ। कुछ नहीं। तुम्हें देखकर मुझे अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाते हैं जब मेरे सपने भी तुम्हारे जैसे ही चमकदार थे। वेंडी मुझे हैरानी से देखती है। आप किस यूनिवर्सिटी में गए थे? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। ऑल्टन यूनिवर्सिटी। सोचने पर लिडिया और मैं दोनों जेन और वेंडी से उसी स्कूल में सीनियर हैं। वेंडी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। आप मेरे सीनियर हो। मैं मुस्कुराते हुए उसके साथ देता हूँ। क्या इत्तेफाक है। ऑल्टन यूनिवर्सिटी देश की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में से एक है। जो भी वहां जाता है उसका दिमाग तेज होता है।
ग्रेजुएट्स का भविष्य उज्जवल होता है, भले ही वह अमीर न बने, वह आराम से जिएंगे। अगर जेन कभी लिडिया से नहीं मिलता तो वेंडी का सपना पूरा होने का पूरा मौका है। तो हम आसानी से बातें करने लगते हैं ऑल्टन यूनिवर्सिटी के बारे में। हम हंस रहे होते हैं तभी दरवाजा खुलता है और एक तेज भारी आवाज आती है, वेंडी, मैं आ गया। मैं मुड़ता हूँ। जेन के बाल छोटे और साफ कटे हुए हैं, खूबसूरत और उस पर अच्छी लगने वाली समझदारी है। उसकी शक्ल, मुझे उससे जलन नहीं है। एक 20 साल के शरीर से निकलने वाली पूरी एनर्जी जो थोड़ी चुभती है। जब मैं 20 साल का था, मैं लिडिया से 3 साल से चुपचाप प्यार कर रहा था। मेरे सबसे अच्छे साल पूरी तरह से खा लिए गए एक तरफा प्यार ने, जिसने मुझे लगभग मार ही दिया था। ऐसा क्यों है कि उसी उम्र में जेन को लिडिया का पूरा या कुछ नहीं वाला समर्पण मिलता है, जबकि मैं हर रात अपना दिल एक डायरी में ही निकाल सकता था। वेंडी का चेहरा खुशी से भर जाता है, फिर शर्म से। जेन, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम चिंता करो। जेन पास आता है, उसके हाथ में फलों का एक बैग है। पागल मत बनो, बिल्कुल तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें चोट लगी है। मैं खड़ा होता हूँ और अपनी कुर्सी जेन को देता हूँ। मुझे कुछ महसूस नहीं होता। आखिरकार मैं उसे अपनी पत्नी जल्दी ही देने वाला हूँ। एक कुर्सी कुछ भी नहीं है। जेन मुझे हैरानी से देखता है। सीनियर, क्या ये आप हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक अजीब सी हंसी हंसता हूँ। मुझे डर है कि मैं ही वह हूँ जिसने उसे टक्कर मारी। मैं उसकी हालत देखने आया हूँ। जेन मेरी तरफ देखता है, फिर वेंडी की तरफ, और गुस्सा होने के बजाय वह बस हंसता है। क्या इत्तेफाक है। वेंडी, ये सीनियर उस जिम में आते हैं जहां मैं हमेशा काम करता हूँ। वह एक अच्छे इंसान है। ये जरूर एक हादसा होगा। उसकी ये आसानी से माफ करने की आदत मुझे हैरान कर देती है। किसी और के लिए यह सच में जानबूझकर नहीं किया गया होगा, लेकिन मैंने वह टक्कर जानबूझकर मारी थी। वेंडी शर्माते हुए अपना सर खुजाती है। मुझे पता है मार्कस ने जानबूझकर नहीं किया होगा। उन्होंने तो मुझे ज्यादा पैसे भी दिए। मुझे बुरा लगा। जेन तुरंत अपना फोन निकालता है। ये नहीं हो सकता, जो सही है वही दो। मार्कस, मुझे बाकी पैसे वापस ट्रांसफर करने दो। मुझे लगता है ये उसका ये रवैया है कि पैसे उसके लिए कुछ नहीं है जो लिडिया को उसकी तरफ खींचता है। एक जवान आदमी जिसमें लालच का कोई निशान नहीं, बस साफ ईमानदार आंखें। मुझे उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। हर बार वह मेरे डिजाइनर कपड़ों को बेकार महसूस करा देता है। मैं शांति से मना कर देता हूँ। ऐसी चीज के लिए कोई तयशुदा रकम नहीं होती। वेंडी की बाह पर निशान पड़ेगा। उसे वह मिलना चाहिए जो मैंने उसे दिया। तुम भी अपना वक्त एंजॉय करो। मैं मुड़ता हूँ और बाहर चला जाता हूँ। ये बेफिक्री का वक्त जो ये जवान जोड़ा साथ बिता रहा है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। शायद 2 हफ्तों में लिडिया की एंट्री होगी। जेन उसका निशाना होगा और वेंडी फिर कभी इतनी खुश नहीं होगी। इस तरह सोचने पर लिडिया सच में बहुत जालिम है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैं रे से मुझे क्रेस्टवुड मैनर वापस ले जाने को कहता हूँ, वह जगह जहाँ लिडिया और मैं रहते हैं। मेरी जड़ी बूटी की दवा के पैकेट्स वहाँ हैं, मुझे उन्हें लेना है। मैं उन्हें घर पर रोज बनाकर पीऊंगा। अपनी माँ के खाने के साथ मुझे 1 महीने के अंदर 10 पाउंड मसल बना लेनी चाहिए। दवा के पैकेट्स अभी भी लिविंग रूम की टेबल पर रखे हैं, बिना छुए। क्या लिडिया कल रात घर आई थी? और विंसेंट के साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे ही मैं पैकेट्स उठाता हूँ और दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ, लिडिया की परछाई सीढ़ियों पर दिखती है। वह ऊपर से मुझे नीचे देखती है। उसकी आंखों में नाखुशी है। वह फिर से घर क्यों है? आमतौर पर वह हर 3 महीने में एक बार आती है। मैं शांति से उसकी तरफ देखता हूँ। तुम विंसेंट के पीछे गए थे। मैंने तुम्हारी पिछली किसी भी अफवाह में दखल नहीं दिया। मैं इस पैटर्न को तोड़ना नहीं चाहता था। लिडिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ऐसा है तो उनका सोर्स बंद हो रहा है। इंटरनेट पर फैली अफवाहें सब इत्तेफाक है। तो उसे हमेशा से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि वह आदमी उसके लिए बस मनोरंजन थे। जेन जैसा कुछ नहीं था। मेरी पिछली जिंदगी में सिर्फ एक बार उससे बात करना चाहना ही लिडिया के लिए मुझे टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी था। मैं इससे मना नहीं करूंगा। तुमने उन सबको पैसे और मौके दिए। वह शादी की जायदाद में आता है। अपने तरीके से कुछ वापस लेना ठीक लगता है। लिडिया सीढ़ियों से नीचे आती है। पूरे कमरे पर उसका दबाव है। तो तुमने कल रात जब उसे देखा तो सीधे विंसेंट से बात क्यों नहीं की? मैंने उसे एक अपार्टमेंट दिया, उसका आधा तुम्हारा है। क्या उसे कुछ हो गया है? मैं गुस्सा करता हूँ। वह मुझ पर इस तरह बातें क्यों बर्बाद कर रही है? और ज्यादा से ज्यादा 1 साल में वह खुद तलाक मांगेगी। वह मुझे एक बड़ी दौलत देगी। मैं एक अपार्टमेंट की परवाह क्यों करूंगा? मैं जाने के लिए बढ़ता हूँ। मैंने इस बात को मान लिया है, विंसेंट पहला नहीं है और न ही आखिरी होगा। मैं उन सबके साथ नहीं चल सकता। मुझे बस रे को पैकेट्स लेने भेज देना चाहिए था। जब मैं दरवाजे से बाहर निकलता हूँ तभी मुझे उसकी ठंडी नजर हटती हुई महसूस होती है। मैं दवा के पैकेट्स पीछे की सीट पर फेंक देता हूँ और रे से गाड़ी चलाने को कहता हूँ। मेरे डैड की गाड़ी घर के बिल्कुल बाहर खड़ी है। जैसे ही वह अंदर आते हैं और मुझे घर पर देखते हैं, वह मुझे घूरते हैं और अपना फोन मेरे चेहरे पर कर देते हैं। ये गड़बड़ देखो। मैं देखता हूँ, हेडलाइन में लिखा है, उभरता हुआ स्टार विंसेंट लिडिया ग्रुप की सीईओ लिडिया के साथ देखा गया। दोनों ने किसी भी रोमांटिक रिश्ते से मना किया। अगर सच में उनके बीच कुछ चल रहा है, ये रोमांस नहीं होगा, ये एक अफेयर होगा।
मैं फोन अपने डैड को वापस देता हूँ और उन्हें शांत करने की कोशिश करता हूँ। अरे ये सब बनाया हुआ है। आप लिडिया को जानते हो, वह एक बिजनेस वुमेन है। ये सब तो उसके काम का हिस्सा है। मेरे डैड गुस्से में हैं और तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा। मैं बस इस बात पर इस बूढ़े आदमी को गुस्सा नहीं होने दे सकता। मैं अपनी बाहें ऊपर करता हूँ। तो चलो अभी उसे सबका सिखाते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों बाप बेटा मिलकर उसे नीचे गिरा देंगे। मेरे डैड का चेहरा गुस्से से काला हो गया है, लेकिन जैसे ही मैं यह कहता हूँ वह एक बड़ी मुस्कुराहट देते हैं। तुम हमेशा बकवास करते हो। मैं अपना हाथ उनके हाथ में डालता हूँ और उन्हें आगे बढ़ाता हूँ। चलो डैड, इस बात को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सोचो लिडिया ग्रुप लोकल इकोनॉमी को कितना आगे बढ़ाता है। क्या इससे चीजें साफ नहीं होती? इस बात से मेरे डैड लिडिया की अच्छाइयों को फिर से समझने लगते हैं। तुम्हारी बात सही है। हाल ही में उसने एक स्कूल को सिंथेटिक रनिंग ट्रैक डोनेट किया है। ये कम्युनिटी को वापस देने जैसा है। मैं जल्दी से बोलता हूँ। बिल्कुल। जब हम बातें कर रहे होते हैं मेरी माँ ने टेबल लगा दी है। हमें लंच के लिए बुला रही हैं। हर डिश मेरी पसंद की है। ये एक गरम आरामदायक खाना है। लेकिन मेरे डैड को ऑफिस वापस जाना है, तो दोपहर में बस हम दोनों हैं, मैं और माँ। उसकी कुछ सहेलियां महजोंग खेलने आती हैं। चारों औरतें टेबल के आसपास बातें कर रही हैं और खेल रही हैं। मैं सोफा पर लेट जाता हूँ और न्यूज आर्टिकल निकालता हूँ। विंसेंट बताता है कि वह दोनों बस दोस्त हैं। लिडिया एक प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही है, इसलिए वह प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए अक्सर मिलते रहे हैं। लगता है लिडिया फिर से अपना पर्स खोल रही है। वह ऐसी चीजों में हमेशा उदार रही है। बिना एहसास हुए मैं सोफा पर सो जाता हूँ और जेसन का फोन है जो मुझे जगा देता है। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, वह मुझे बार ले जाने के लिए फोन कर रहा है। जेसन दूसरी तरफ से चिल्ला रहा है, मार्कस यहाँ आ जाओ, ड्रिंक्स और खूबसूरत औरतें। मैं आमतौर पर पूछता हूँ, कितनी खूबसूरत? जेसन अपनी आम बढ़ी चढ़ाई तरीके से बोलता रहता है, सीधी बात, बहुत खूबसूरत। जल्दी यहाँ आओ। एरन पहले ही यहाँ है। शॉन एक शो के लिए शहर से बाहर है, वह नहीं आ सकता। जब से उन्हें पता चला है कि मैं लिडिया से तलाक लेना चाहता हूँ, ये लोग बारी बारी से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। चाहे वह डिनर हो, करियोके हो या शॉपिंग हो, वह मुझे कभी शांत नहीं बैठने देते। मुझे पता है कि उन्हें चिंता है कि मैं टूट जाऊंगा। वह मेरा ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और सच कहूं तो मुझे इसकी जरूरत है, वरना मेरा दिमाग मेरी पिछली जिंदगी में हुई सब चीजों पर वापस चला जाता है। मैं फोन काट देता हूँ और जेसन ने पहले ही मुझे एड्रेस भेज दिया है। आधे घंटे बाद मैं दरवाजे से बाहर निकलता हूँ, फ्रेश महसूस करते हुए। जेसन ने शहर के लगभग हर क्लब में काम किया है, बड़े और छोटे। उसे बिल्कुल पता है कि सबसे अच्छी ड्रिंक्स कहाँ मिलती हैं और सबसे खूबसूरत औरतें कहाँ जाती हैं। जो औरतें वह आज रात लाया है वह सच में बहुत अच्छी हैं। वह छोटी मोटी सेलिब्रिटीज जैसी लगती हैं। मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है, मेरा पेट खराब हो रहा है। सच कहूँ तो मैं एक बेकार इंसान हूँ। खूबसूरत औरतों से घिरा हुआ मैं खुद को चुपचाप उन सबको लिडिया से कंपेयर करते हुए पाता हूँ, और पीने के अलावा कोई असली चमक नहीं है। लिडिया अब भी जीत जाती है, बिना किसी शक के। चाहे वह शक्ल हो या मौजूदगी, लिडिया बस अपनी ही एक अलग कैटेगरी में है। मैं उठता हूँ और रेस्टरूम की तरफ जाता हूँ। माफ करना, मुझे वॉशरूम जाना है। मेरे बगल में बैठी औरत तुरंत पीछे आती है और मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं पीछे नहीं हटता। एक बार जब मैं रेस्टरूम में होता हूँ मुझे बहुत उल्टी आती है। मैं अपना मुंह धोता हूँ और चेहरे पर पानी मारता हूँ बाहर निकलने से पहले। वह अभी भी इंतजार कर रही है। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? वह पूछती है, उसकी आवाज जैसे एक हुक हो। किस लिए? अगर तुम अकेली हो तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। मैं उसके करीब झुकता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि देखते हैं क्या मैं अकेलापन संभाल पाऊंगा, और इसके साथ मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। उसकी जैसी औरतें मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना हाथ अपने सर पर रखता हूँ। मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं। आज रात मैं ज्यादा पी नहीं पाऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ। अगर मैं इस हालत में घर गया तो मेरे डैड मुझे बहुत डांटेंगे। एरन भी खड़ा होता है। मैं भी चलता हूँ, कल काम है। ये साफ दिखता है कि काम उसका जुनून नहीं है। जेसन अपनी आंखें घुमाता है। अभी तो जल्दी है, लेकिन अगर सब जा रहे हैं तो अकेले रहने में कोई मजा नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। वह बिल चुकाता है, औरतों को अलविदा कहता है और बाहर निकल जाता है। हम सब एक ड्राइवर को बुलाते हैं। हमारे अलग होने से पहले जेसन एक चालाक मुस्कान देता है। मार्कस, तुम्हें लगता है कि लिडिया को जलन होगी यह जानकर कि तुम आज रात बाहर हो? मैं पहले ही कार में हूँ। मैं उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहता हूँ। उसका नाम भी मत लो, बैड लक, मिलते हैं। वह अभी भी किसी बात पर हंस रहा है जो मुझे समझ नहीं आती। मैं उसे छोड़ देता हूँ। मैं रे को गाड़ी चलाने को कहता हूँ और बैक सीट में अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। जैसे ही हम घर के पास पहुंचने वाले होते हैं, एक अचानक ब्रेक मुझे होश में लाता है। मैं उछल जाता हूँ। रे एक गाड़ी की तरफ इशारा करता है जो रास्ते को रोक रही है। सर, मुझे लगता है वह डायरेक्टर लिडिया की गाड़ी है। लिडिया मेरी घर जाने वाली एक लौटी सड़क के बीच में क्यों खड़ी है? मैं अपनी कनपट्टियां उमलता हूँ। ठीक है रे, मेरी गाड़ी लो और घर जाओ। रे मुड़ता है और पल भर में चला जाता है। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी है। मैं गाड़ी के चारों तरफ घूमकर पैदल घर की तरफ चलने लगता हूँ। लिडिया बाहर आती है और मेरे रास्ते में खड़ी हो जाती है। वह बहुत गुस्से में लग रही है। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा है।
तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा। वह अपना फोन मेरे चेहरे पर धक्का देती है। यह बार के रेस्टरूम के बाहर मेरी एक फोटो है जिसमें मैं जानबूझकर उस औरत के करीब जा रहा हूँ। चेहरा लगभग छू रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है। मैं और करीब से देखता हूँ, जेसन ने पोस्ट किया है और उसकी कैप्शन में लिखा है, समुंदर में बहुत मछलियां हैं, मेरा लड़का मार्कस आखिरकार आगे बढ़ गया है। मैं गलती से हंस देता हूँ, यह तो सच में राइम करता है। लिडिया अपने दांत पीसती है और मेरा नाम गुस्से से लेती है। उसका खूबसूरत चेहरा बर्फ जैसा ठंडा है। मार्कस। मैं सीधा खड़ा होता हूँ और पलटकर कहता हूँ, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि हम दोनों अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? लिडिया एक ठंडी हंसी हंसती है। अपनी मर्जी से करो, लेकिन तुम्हें किसने कहा था कि इसे पब्लिक करो? मैं लगभग भूल गया था कि हमारा सोशल सर्कल एक ही है। उसकी सहेलियों ने वह पोस्ट देखा होगा। एक औरत का घमंड बस इतना ही सह सकता है, खासकर लिडिया जैसे रुतबे वाली औरत का। हैरानी नहीं कि जेसन पूरी रात उस चालाक मुस्कान के साथ था। उसने ये जानबूझकर किया था, बस उसे परेशान करने के लिए। मेरा सर सच में घूम रहा है। मुझ में बहस करने की ताकत नहीं है। ठीक है, अगली बार मैं जेसन को कहूंगा कि वह इसे सोशल मीडिया पर न डाले। और इसके साथ मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ, लेकिन लिडिया मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ती है कि मुझे अपनी हड्डियों में महसूस होता है। मैं दर्द से चीख निकलता हूँ और बिना सोचे नीचे झुककर उसकी बाजू पर काट लेता हूँ। वह मेरी हरकत से इतनी हैरान हो जाती है कि वह जम जाती है और मुझे काटने देती है। उसकी बाजू मजबूत और शेप में है। वह आखिरकार होश में आती है, मुझे झटक देती है और मेरी गर्दन के पीछे से पकड़ लेती है। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे एक बिल्ली की तरह गर्दन से उठाकर? उसकी बाजू पर एक बिल्कुल सही दांत का निशान है। मैं उसे गहरी शांत आंखों से देखता हूँ और एक कड़वाहट जो मैं कहीं नहीं रख सकता मेरे अंदर उठती है। मैंने उसे इतने सालों तक प्यार किया बिना एक भी निशान छोड़ने के, लेकिन जेन जो बाद में आया उसने अनगिनत निशान छोड़ दिए। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इसे एक से ज्यादा बार देखा था। यह निशान छोड़ना एक कमी को पूरा करता है जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने मुंह का कोना पोंछता हूँ। खून का हल्का सा स्वाद है। तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। इतने सालों से तुम और दूसरे लड़कों के बारे में अफवाहें। क्या मेरी इज्जत नहीं गई? क्या किसी ने मुझ पर हंसा नहीं? लिडिया मुझे ठंडी नजर से देखती है। क्या तुमने खुद ही यह सब नहीं किया? क्या किसी ने तुम्हें अपने दादा के सामने मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया था? बिल्कुल नहीं। तब अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की होती तो मैं उनसे अपनी पूरी ताकत से लड़ता। मैं मानता था कि समय के साथ वह मान जाएगी, कि उसे आखिरकार कुछ महसूस होगा। मैं उसे वापस पलटकर कहता हूँ, तुम सही हो, मैंने खुद ही यह सब किया। लेकिन लोग बदलते हैं। मैंने इसके साथ सुलह कर ली है। मैं बस आजाद होना चाहता हूँ। क्या ये अलाउड नहीं है? लिडिया का जवाब हमेशा की तरह ठंडा है। नहीं, तुमने गलत रास्ता चुना। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ और उसे देखता हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी जब मैं कहूंगा कि एक दिन जल्दी ही तुम ही डिवोर्स मांगोगी? तुम्हें इससे ज्यादा कुछ पसंद नहीं होगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाऊं। लिडिया मुझे ठंडी लापरवाही से देखती है। मार्कस, तुम किस तरह की फैंटेसी में जी रहे हो? उसकी नफरत बहुत गहरी है। वह खुद को भी तकलीफ देने को तैयार है, बस मुझे और तकलीफ देने के लिए। तुम क्यों नहीं मानती? वह मुझे जाने देगी, मुझे पक्का पता है। लेकिन आज रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली है। मैं घर जा रहा हूँ सोने। तुम्हें जाना चाहिए। लिडिया मुझे पकड़ती है और मुझे अपनी गाड़ी में धक्का देती है। गाड़ी मेरे घर से निकल जाती है और क्रेस्टवुड मैनर की तरफ बढ़ती है। मैं उसे गुस्से से देखता हूँ, बेचैन और परेशान। तुम मुझे गलत रास्ते पर ले जा रही हो। मैं कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। वह सीधे से पूछती है, क्या छोड़ आए हो? मुझे मुश्किल से यकीन होता है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है, मेरी जड़ी बूटी वाली दवा। क्या तुम मर रहे हो? मैं धीरे से हंसता हूँ। इतना ड्रामेटिक कुछ नहीं, मैं बस बहुत पतला हूँ। खुद को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिडिया के दिमाग में कुछ आता है। उसका चेहरा गहरा हो जाता है। उसके बाद मैं खुद को नींद आने से रोक नहीं पाता। मैं सोचता हूँ कि लिडिया मुझे गाड़ी में ही सोने देगी, लेकिन जब मैं अगली सुबह जागता हूँ तो मैं अपने ही बेड पर होता हूँ। यह दूसरी बार है जब उसने मुझे मेरे कमरे तक उठाया है। यह उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं खुद को घसीटकर शावर तक ले जाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ और आखिरकार थोड़ा इंसान जैसा महसूस करता हूँ। लेकिन अब मुझे भूख लगी है। यह सोचकर कि लिडिया चली गई है, मैं नीचे जाता हूँ कुछ खाने के लिए। सीढ़ियों से आधे नीचे आते ही मैं 2 या 3 लोगों को सोफा पर बैठा देखता हूँ और वह सब एक साथ मेरी तरफ देखते हैं। लिडिया उनके बीच में है। उसके हाथ में ताश के पत्ते हैं। जैसे ही वह मुझे देखती है उसका चेहरा बिल्कुल काला हो जाता है। स्टेला चीखती है, ओ माय गॉड, इधर मत देखो, इधर मत देखो। मैं घबराहट में वापस ऊपर भागता हूँ कपड़े पहनने के लिए और दिमाग में मैंने लिडिया को लगभग 800 बार गाली दी। आजकल उसे क्या हो गया है? क्या वह पागल हो गई है? वह हर दूसरे दिन घर पर आती रहती है। जब तक मैं वापस नीचे आता हूँ वह तीनों पत्ते रख चुके होते हैं और बस बातें कर रहे होते हैं। लिडिया के कुछ खास दोस्तों का एक छोटा ग्रुप है। मैं जानता हूँ कि वह सब कौन है, बस अच्छी तरह से नहीं। वहाँ स्टेला, नाओमी और मोनिका हैं। सब बड़े अमीर परिवारों से हैं। नाओमी अलग है। अपने परिवार के बिजनेस में जाने के बजाय वह मेडिसिन में चली गई। वह सब जानते हैं कि लिडिया को मुझसे कोई एहसास नहीं है और उनकी नज़रों में उन्होंने मुझे कभी उसका पति नहीं समझा। अपनी पिछली जिंदगी में उन्होंने उसे जेन के पीछे जाने में भी मदद की थी।
नाओमी को छोड़कर बाकी तीनों मुझे सीढ़ियों से नीचे आते देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे मुझे किचन की तरफ जाते देखते हैं। मैं अपने लिए एग नूडल्स का एक बोल बनाता हूँ जैसे वहाँ कोई और नहीं है। लिडिया खड़ी होती है। चलो चलते हैं। स्टेला और मोनिका सर हिलाती हैं और उसके पीछे बाहर चली जाती हैं। कुछ देर बाद मुझे बाहर गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। मैं अपने नूडल्स स्लर्पिंग करता हूँ, उनके जाने पर एक और नज़र भी नहीं डालता। खाने के बाद मैं खुद को ठीक करता हूँ और हॉस्पिटल की तरफ जाता हूँ। आज का मेरा खास काम चेकअप कराना है और वेंडी से मिलना भी है। मैं हॉस्पिटल में रजिस्टर करता हूँ और सब मामूली प्रोसीजर्स से गुजरता हूँ। खुशकिस्मती से कुछ भी सीरियस नहीं, बस थोड़ी सी सूजन है। मैं रिजल्ट्स जेब में रखता हूँ और वेंडी से मिलने ऊपर जाता हूँ। एक खुशमिजाज यंग नर्स आवाज़ देती है, डॉक्टर नाओमी, क्या आप फ्री हो? डिनर करने चलोगी? मैं अभी वार्ड में घुसा ही था कि मैंने यह सुना। थोड़ी दूर आगे नाओमी खड़ी है, पतली और शांत, एक ठंडे सादे चेहरे के साथ जो उसे लिडिया के चमकदार सर्कल में भी अलग बनाता है। कीचड़ से निकला हुआ कमल। उस सर्कल की हर अमीर लड़की मजे करने में माहिर है, लेकिन नाओमी अकेली है जिसने मेडिसिन चुनी। ज्यादा से ज्यादा वह लिडिया और दूसरों के साथ ड्रिंक्स या गेम्स के लिए जाती है। उसका कभी किसी लड़के से नाम नहीं जुड़ा, और फिर भी वह आखिर में जेन के प्यार में पूरी तरह पड़ जाती है। मैं उसके पास से गुजरता हूँ और वेंडी के कमरे की तरफ जाता हूँ। मेरी हैरानी के लिए जेन वहां फिर से है। जेन वेंडी को अपने हाथों से खिला रहा है। वह उसके हाथ से सीधे अंगूर खा रही है। जेन खुशी से और आसानी से हंसता है। क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट करता हूँ और तुम फिर भी हार्ड टू गेट खेल रही हो? वेंडी धूप की तरह चमकती है। क्या मजाक कर रहे हो? मेरा जेन सबसे अच्छा है। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसकी आंखें पूरी तरह उससे भरी हुई हैं। मैं अपना गला साफ करता हूँ, उनके छोटे से पल को बीच में काटते हुए। वेंडी हैरान लगती है। मार्कस, तुम फिर से आ गए? जेन तुरंत खड़ा हो जाता है मुझे अपनी जगह देने के लिए। मेरी जगह ले लो मार्कस। करीब से जेन के तेज नक्शे और भी ज्यादा आकर्षक लगते हैं। अचानक मुझे याद आता है, नाओमी अभी गई है। मैंने बिना सोचे जेन का हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। जेन चौंक जाता है। मार्कस, क्या हो रहा है? वह मेरे पीछे आता है जैसे मैं हॉलवे में चलता हूँ। नाओमी पहले ही गायब हो चुकी है। मैं थोड़ा उदास हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में लिडिया ही थी जो जेन से पहले मिली थी, और नाओमी उसे सिर्फ लिडिया के जरिए जानती थी। क्या होगा अगर इस बार नाओमी जेन से पहले मिली? क्या चीजें अलग होती? क्या तुम उसे पहली नजर में पसंद करोगे जैसे लिडिया ने किया था? मैं एक धीमी सांस छोड़ता हूँ और जेन की तरफ शांत मुस्कान के साथ मुड़ता हूँ। छोड़ो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी डॉक्टर से मिलाने वाला था। जब वेंडी को उसके स्टिचेस निकलवाने होंगे तो वह अच्छी रहेगी बुलाने के लिए। जेन थोड़ा शर्माकर हंसता है। मार्कस, तुम्हें सच में यह सब करने की जरूरत नहीं थी। वेंडी की चोट सीरियस नहीं है और वह जितनी दिखती है उससे ज्यादा मजबूत है। कुछ स्टिचेस उसे परेशान नहीं करते। उसने सालों तक डांस की ट्रेनिंग ली है। चोट और निशान उसके लिए नए नहीं है। मैं सर हिलाता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में मैं पहले ही प्लान कर रहा हूँ। अगली बार मैं पक्का करूंगा कि जेन और नाओमी एक दूसरे से मिले। जेन के वहां उसके असली बॉयफ्रेंड के रूप में होने से मेरे पास वेंडी से बात करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो मैं कुछ मिनट रुकता हूँ और चला जाता हूँ। वापस आते हुए मैं फार्मेसी पर रुकता हूँ अपनी जड़ी बूटी वाली दवा का स्टॉक भरने के लिए। गाड़ी में वापस आकर मैं रे को फोन करता हूँ। रे, क्या तुमने हाउसकीपर्स का इंतजाम कर लिया है? रे जवाब देता है, हाँ मार्कस, मैं उन्हें अभी ला रहा हूँ। आधे घंटे बाद मैं क्रेस्टवुड मैनर वापस पहुंचता हूँ। रे मुझसे पहले वहां पहुंच गया था। हाउसकीपर्स पहले ही अपनी जगह पर हैं। हर कोई अपने काम में बिजी है। रे ऐसे काम बिल्कुल वैसे ही संभालता है जैसे मुझे पसंद है। जब मैं अंदर जाता हूँ, रे मुझे हाउसकीपर से मिलवाता है। वह थोड़ा झुककर एक साथ मुझे ग्रीट करती है। नमस्ते सर। मैं सर हिलाता हूँ और जड़ी बूटी वाली दवा सबसे शांत दिखने वाली को देता हूँ। इसे बनाओ और जब तैयार हो जाए तो मुझे ला कर दो। और इसके साथ मैं अंदर आराम करने चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद वह दवा लेकर मेरे पास आती है और अदब से कहती है, सर, आपकी दवा तैयार है। मैं टेबल पर रखे उस गहरे गंदे लिक्विड को देखता हूँ, फिर उसके चमकदार ध्यान देने वाले चेहरे की तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिंडा है सर। मैं उसे अपनी सबसे प्यारी मुस्कान देता हूँ और हाथ हिलाता हूँ। बहुत अच्छा, शुक्रिया लिंडा, बस इतना ही। लिंडा सर हिलाती है और जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन मेरी आंखें उस पर टिकी रहती हैं जैसे वह चली जाती है। देखने में और तरीके में लिंडा जेन से 7 या 8 हिस्से मिलती जुलती है। मुझे लगता है कि यह दुनिया कितनी अजीब हो सकती है, जैसे डोमिनोज की एक लाइन जो किनारे पर झूल रही हो। मैंने गलती से जेन की गर्लफ्रेंड से दोस्ती कर ली और अब मैंने जेन की माँ को काम पर रख लिया है। मैं रे को एक मैसेज भेजता हूँ हाउसकीपर्स की फाइल्स मांगने के लिए, और मैं सीधा लिंडा की प्रोफाइल पर जाता हूँ। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आमतौर पर पति या पत्नी होता है। जब मैं वहां लिखा नाम देखता हूँ तो मेरे होंठों का कोना ऊपर उठ जाता है। लिंडा और हैरल्ड, 2 नाम जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जेन और मेरी पिछली जिंदगी की जांच में ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं उसके माँ बाप के नाम ढूंढ पाया। यह गेम और भी मजेदार होता जा रहा है। मैं दवा का कप उठाता हूँ, उस पर धीरे से फूंक मारता हूँ और एक धीमी घूंट लेता हूँ।
अगली ही सेकंड मैं सब थूक देता हूँ। ये इतनी कड़वी है कि बर्दाश्त नहीं होती। लिडिया किसी वक्त वापस अंदर आ चुकी है। एंट्रेंस पर खड़ी अपने जूते बदल रही है। वह मुझे ऐसा करते हुए देखती है और उसकी आंखों में नफरत की एक चमक आती है। अगर तुम इसे पी नहीं सकते तो मत पियो। मैं अपना मुंह पोंछता हूँ और पलट कर कहता हूँ, तुम्हें कब से परवाह होने लगी और तुम फिर से वापस क्यों आई हो? वह अपना स्कार्फ उतारती है, रूखे लापरवाह तरीके से, लेकिन फिर भी आसानी से कूल लगती है। ये मेरा घर भी है। क्या मेरे वापस आने में कोई प्रॉब्लम है? लिडिया मेरे सामने बैठ जाती है, बिना किसी भाव के। मैं सर हिलाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मैं वापस दवा की तरफ जाता हूँ, लेकिन यह बहुत कड़वी है। मैं हर दिन बिना चीनी की ब्लैक कॉफी पीता हूँ और मैं भी इसे नहीं सह सकता। मेरे गले से नीचे उतरने से पहले ही ये वापस ऊपर आ जाती है और ये सीधा लिडिया के चेहरे और कपड़ों पर छिटक जाती है। उसका चेहरा तुरंत उतर जाता है। वह मुझे देखती है, बर्फ जैसी ठंडी। मैं कड़वाहट से इतना हैरान हूँ कि बोल नहीं पाता। फिर मैं उसकी घुंघराले पलकों में फंसे बूंदें देखता हूँ और मैं एक टिश्यू निकालता हूँ और उसके चेहरे पर दबाता हूँ। ये आखिरी अदब है जो मुझ में बचा है। लिडिया मेरा हाथ पकड़ती है और उसे धक्का देकर हटा देती है। उसकी आंखों में नफरत मुझे हैरान कर देती है। वह जाना पहचाना दर्द मेरे सीने में तुरंत फैल जाता है। मैं शांत रहता हूँ और टिश्यू को अलग फेंक देता हूँ। सॉरी, दवा बहुत कड़वी है। लिडिया जवाब नहीं देती। वह उठती है और कपड़े बदलने के लिए ऊपर चली जाती है। तभी लिंडा अंदर आती है। वह जल्दी और अच्छे से काम करती है, सारा गंदा साफ करती है। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करती है और ज्यादा ध्यान देती है। जब वह काम कर लेती है, मैं थक कर कहता हूँ, लिंडा, क्या तुम डिनर बनाना शुरू करोगी? लिंडा सर हिलाती है और किचन में काम करने लगती है। मैं अपनी नाक बंद करता हूँ और बची हुई दवा को जबरदस्ती पीता हूँ। सिर्फ ज्यादा खाने से कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे अपनी पूरी बॉडी को ठीक करना होगा, तभी मैं असली ताकत बना पाऊंगा। जब दवा पी लेता हूँ, मैं ऊपर स्टडी रूम में जाता हूँ। मैं एक धूल से भरी स्केचबुक खोलता हूँ और पेंटिंग के टूल्स निकालता हूँ जिन्हें सालों से किसी ने छुआ नहीं था। मैं अकेला पेंटिंग करना शुरू करता हूँ और मेरी पूरी एनर्जी उस कमरे में भर जाती है। मैं काम में खो जाता हूँ और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसकी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं। तभी बिना बताए लिडिया स्टडी रूम का दरवाजा खोलती है। यह आवाज बर्दाश्त नहीं होती। वह गुस्से से कहती है। मैं पहले ही रुकने का सोच रहा था, लेकिन उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर कुछ जाग उठता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने अपने पसंद के ब्रशेज रख दिए थे क्योंकि उसने यही बात कही थी। हैरानी नहीं कि जेसन और दूसरे लोग मुझे बेवकूफ कहते थे। गुस्से में मैंने ब्रश को कैनवस पर घसीटा, जिससे एक तेज बुरी आवाज निकली और लिडिया की खूबसूरत भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मैं ब्रश नीचे रखता हूँ और बहुत शांति से कहता हूँ, तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। जब हमारा डिवोर्स हो जाएगा और हम अलग रहेंगे तो मैं चाहे जितना शोर करूं तुम्हें कभी सुनाई नहीं देगा। लिडिया हंसी उड़ाती है, जैसे इसके लिए हमें डिवोर्स की जरूरत है। हम तो पहले ही अलग रहते हैं। मैं सच में उलझन में हूँ। तो तुम बार बार वापस क्यों आती हो? क्या है जो उसे यहाँ खींचता रहता है? मैं तो बिल्कुल नहीं। लिडिया को लगता है जैसे मैं इतना तेज जुबान कैसे हो गया। उसका चेहरा और ज्यादा खराब हो जाता है। अपने गुस्से के साथ उसे अब तक चले जाना चाहिए था। एक फोन कॉल और वह किसी और जगह हो सकती थी जहां उसका ज्यादा स्वागत होता। लेकिन वह अपना गुस्सा पी जाती है और मुझ पर पलट कर बोलती है, मार्कस, ऐसा लगता है जैसे तुम चाहते हो मैं दूर रहूं। कोई नया मिल गया है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझ पर धोखा करने का शक्र करती है और मुझे पकड़ने के लिए बार बार वापस आती है? मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं। है क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक कुछ पब्लिक नहीं होता तब तक ठीक है? लिडिया सीड्स, तुम सच में मुझसे धोखा करने की हिम्मत करती हो? मैं पलट कर कहता हूँ, मैं वह क्यों नहीं कर सकता जो तुम करती हो? जब हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे तभी लिंडा की हल्के से आवाज आती है, डायरेक्टर लिडिया सर, डिनर तैयार है। मैं लिडिया के पास से गुजरता हूँ और नीचे चला जाता हूँ। मैं उसके लिए अपनी बॉडी को तकलीफ देना बंद कर चुका हूँ। लिंडा का खाना बहुत अच्छा है, 3 सब्जियां और एक सूप, हर तरह से खूबसूरत। मैं 2 पूरे कटोरी चावल खा जाता हूँ और लिडिया को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखता हूँ। मैं अपना आखिरी सूप खत्म करता हूँ और प्यार से मुस्कुराता हूँ। यह सच में बहुत स्वादिष्ट था। लिंडा, तुम्हारे जैसा खाना बनाने वाली जिसके भी परिवार में जाएगी वह सच में खुशनसीब होगा। लिंडा थोड़ा शर्मा जाती है। आप बहुत अच्छे हैं सर, ये तो बस घर का मामूली खाना है। मैं अपना सर हिलाता हूँ। मैं हर बात सच कह रहा हूँ, यह सच में बहुत अच्छा है। लिंडा का चेहरा नरम हो जाता है जब वह अपने बेटे का जिक्र करती है। मेरा बेटा भी मेरा खाना बहुत पसंद करता है। वह हमेशा मुझसे कहता है कि एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लो, भगवान उसका भला करे। वह इसे इतना आसान बना देता है। मेरी मुस्कान थोड़ी कम हो जाती है। वह गलत नहीं है सच में। कभी कभी जब किस्मत साथ देती है तो चीजें जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा जल्दी ठीक हो जाती हैं। अपनी पिछली जिंदगी में जब मैं मर रहा था तो मैं लिडिया को आखिरी बार देखना चाहता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरे डैड ने बताया कि वह अपनी होने वाली बहू की माँ के रेस्टोरेंट के ग्रैंड ओपनिंग पर थे। वह रिबन काटने गए थे, मिलने का टाइम नहीं था। वह रेस्टोरेंट लिडिया का इन्वेस्टमेंट था, बिल्कुल। ऑल्टन के टॉप 3 रेस्टोरेंट्स में से एक बहुत बड़ा काम। लिंडा मुझे बहुत अदब से जवाब देती है, हम तो बस आम लोग हैं सर, किस्मत हमारे पास ज्यादा नहीं आती।
मैं उसे बहुत बुरी तरह बताना चाहता हूँ कि जब किस्मत आती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लिंडा, क्या होगा अगर तुम्हारा बेटा एक बहुत अच्छा रिश्ता बना ले? तुम्हें खुद को कम नहीं समझना चाहिए। वह शायद पल जो तुम्हारे परिवार के लिए सब कुछ बदल देगा 2 हफ्ते से भी कम दूर है। लेकिन मैं अपनी जुबान बंद रखता हूँ। मैं लिंडा की थोड़ी अजीब सी मुस्कान देखता हूँ, फिर टेबल से पीछे हटकर चला जाता हूँ। जेन का परिवार बुरे लोग नहीं है, ये मैं मानूंगा। अपनी पिछली जिंदगी में उसके माँ बाप इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका बेटा अभी भी यूनिवर्सिटी में एक शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता रख रहा था, जो किसी भी हिसाब से गलत था। लेकिन समय के साथ लिंडा और हैरोल्ड लिडिया की जिद के आगे हार गए और आखिर में मान गए। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि जब सबको वह मिल रहा था जो वह चाहते थे, मैं, उसका असली पति, अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दर्द सह रहा था। नहाने के बाद मैं आराम से बेड पर बैठ जाता हूँ और सोने से पहले हमेशा की तरफ फोन देखता हूँ। मुझे एक खबर मिलती है जिसमें लिडिया एक बार में मजे कर रही थी, स्टेला और 2 या 3 खूबसूरत लड़कों के साथ। लिडिया जहां भी जाती है सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है, उसका रुतबा ही खबरें बनाता है। वह सड़क पर नूडल्स खा रही हो तब भी वह वायरल हो जाएगी। उसके पति के रूप में मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा रहता हूँ। उसके पति में तो संत जैसा सब्र है। अगर वह मेरी बीवी होती तो मैं पागल हो जाता। कहना आसान है जब तक यह तुम्हारे साथ न हो। लिडिया की शादी के बाद से उसकी जिंदगी में जिन लड़कों के बारे में अफवाहें थीं वह अनगिनत थे। कुछ मुझ पर तरस खाते हैं, कुछ मुझसे जलते हैं, कुछ बस हंसते हैं। मैं यह सब अपने ऊपर से गुजरने देता हूँ। जब मैं बस सोने ही वाला होता हूँ, शॉन का फोन आता है और मैं वापस होश में आ जाता हूँ। उसकी आवाज में तनाव है। मार्कस, अभी यहाँ आ जाओ, कुछ हो गया है। क्या हुआ? धीरे बोलो। जेसन और लिडिया लड़ने वाले हैं। जल्दी यहाँ आओ, मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है। जेसन और लिडिया की लड़ाई कैसे हो गई? उसका गुस्सा कितना भी खराब हो, वह किसी आदमी से हाथापाई नहीं करेगी। सोचने का टाइम नहीं था। मैं जल्दी से कपड़े बदलता हूँ और बाहर भाग जाता हूँ। जब तक मैं बाहर पहुंचता हूँ, लिडिया और जेसन को पहले ही एक प्राइवेट रूम में ले जाया जा चुका था। उनके जैसे लोगों के बीच पब्लिक में झगड़ा सीधा ट्रेंडिंग में आ जाता। शॉन मुझे देखते ही जेसन की तरफ खींचता है। जेसन अभी भी गुस्से में है, उसकी आंखें लिडिया पर टिकी हैं, जैसे वह पिछली जिंदगी के दुश्मन हो। लिडिया का गुस्सा और भी ठंडा है, एक खतरनाक शांति उससे निकल रही है। स्टेला उसके बगल में एक डरी हुई छोटी अटेंडेंट की तरह खड़ी है। स्टेला लिडिया को देखती है, फिर मुझे। मार्कस, मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारे दोस्त को गलतफहमी हो गई। वह लड़के मैंने बुलाए थे, उनका लिडिया से कोई लेना देना नहीं है। स्टेला लिडिया से 4 साल छोटी है और यह पहली बार है जब उसने मुझे इस नाम से बुलाया है। जेसन स्टेला की तरफ उंगली करता है और गुस्से से बोलता है, उस लड़के का चेहरा उसके चेहरे से बिल्कुल चिपका हुआ था और तुम इसे कुछ नहीं कहती हो। स्टेला रोने वाली लग रही है, सच में डरी हुई है। लिडिया की तेज नजर जेसन से गुजरती है और मुझ पर रुक जाती है, साफ तौर पर मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रही है। मैं न देखने का नाटक करता हूँ और जेसन की तरफ मुड़ता हूँ। जेसन, ठीक है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वह लड़के पक्का स्टेला के मेहमान थे। लिडिया का टेस्ट इससे अच्छा है। चिकने खूबसूरत लड़के उसकी पसंद नहीं है। कोई भी देखने वाला सोचेगा कि जेसन को धोखा मिला है। कमरा शांत हो जाता है। जेसन और शॉन मुझे हैरानी से देखते हैं। मार्कस, क्या तुम अभी सीरियस हो? वह उस डिवोर्स के बारे में जानते हैं जिसके लिए मैं जोर दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सब पर इतना शांत रहूंगा। जेसन आज रात लिडिया के पीछे जाने से खुद को रोक नहीं पाया, और फिर भी मैं, जिसने उसे 10 साल से ज्यादा प्यार किया है, बिल्कुल भी नहीं हिलता। मैं जेसन को एक बाजू से और शॉन को दूसरे बाजू से पकड़ता हूँ। बिल्कुल सीरियस। चलो हम चलते हैं। हम कहीं और जाकर कुछ पियेंगे, मैं ट्रीट दूंगा। मैं लिडिया को एक और बार नहीं देखता। स्टेला पलक झपकती है और लिडिया को धक्का देती है। लिडिया, मार्कस और दूसरे लोग अभी चले गए। लिडिया की आवाज बर्फ की तरह तेज है। उसका नाम, वह इसके लायक नहीं है। वह शब्द मुझे घंटी की तरह साफ सुनाई देते हैं जैसे ही दरवाजा बंद होता है। मेरे सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, बस इतना कि महसूस हो मैं उस नाम के लायक नहीं हूँ। वह जेन के लिए बचाओ। हम एक टेबल ढूंढते हैं और हम तीनों पीते हैं। जेसन मुझसे बार बार पूछता है, मार्कस, क्या तुमने सच में लिडिया को छोड़ दिया है? मैं सर हिलाता हूँ। यह मैं पक्का कह सकता हूँ। जेसन अपना ग्लास उठाता है और एक ही बार में पी जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें इसके लिए इज्जत दी है। 10 साल के एहसास और तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, इसके लिए हिम्मत चाहिए। शॉन भी अपना ग्लास मेरी तरफ उठाता है। जैसे ही माहौल अच्छा होता है, शॉन की गर्लफ्रेंड उसे चेक करने के लिए फोन करती है। हम सब में से उसकी लव लाइफ सबसे अच्छी है। वह पहले ही शादी की बात कर रहे हैं। शॉन तुरंत खड़ा हो जाता है। लड़कों, मेरी लड़की को मेरी जरूरत है, मैं चला। जेसन उसे छेड़ता है। क्या तुम घर जा रहे हो बेबी सिटिंग करने? शॉन हंसता है, एक गाली देता है और गायब हो जाता है। जब वह चला जाता है, मैं बिल चुकाता हूँ और जेसन और मैं अलग हो जाते हैं। क्रेस्टवुड मैनर वापस आकर मुझे अपने आप से शराब की बू आती है और मैं नहाने का फैसला करता हूँ। मैं बाथरूम का दरवाजा खोलता हूँ और भाप की एक दीवार मुझसे टकराती है। एक शक्ल धुंध में से बाहर आती है। मैं लिडिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। 5 साल की शादी, और ये पहली बार है जब मैंने उसे ऐसे देखा है।
कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद मैं कहता हूँ, मेरे ये मेरा बाथरूम है। जब से हमारी शादी हुई है मास्टर बेडरूम मेरा है। जब भी वह घर आती है वह गेस्ट रूम में रहती है या स्टडी रूम में सो जाती है। ये अटैच्ड बाथरूम सिर्फ मेरा है। लिडिया अपने बालों को टॉवल से पोंछती है, आवाज़ बिल्कुल सीधी है। कोई एतराज़ है? मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ, सच में कोई नहीं। तुम खूबसूरत हो, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। लिडिया, चाहे उसके पास कुछ भी न हो, उसका चेहरा ही आदमियों को बेसहारा छोड़ देता। वह मुझे एक धीमी, समझ न आने वाली नज़र से देखती है, फिर 2 तेज कदम आगे बढ़ती है। मैं पीछे हट जाता हूँ, एक तरफ हटते हुए। ठीक है, मुझे नहाना है, तुम्हें जाना चाहिए। तभी एक हाथ मेरे सर के पीछे आता है। लिडिया अपनी ठोड़ी ऊपर करती है और मुझे किस करती है। पुदीने की हल्की सी खुशबू मेरे मुंह में आती है। हैरानी से मैं अपनी जगह पर जम जाता हूँ। मैं हिलता नहीं हूँ। जब मैं जवाब नहीं देता वह और गहरा दबाती है और उसकी स्किल को कोई मना नहीं कर सकता। मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। मैं उसे पूरी तरह आगे बढ़ने देता हूँ। गर्मी, भाप, सांस रुकना, मैं बिना जाने ही लाल हो जाता हूँ और पसीने से भीग जाता हूँ। बाथरूम का माहौल हर सेकंड भारी होता जाता है। मैं पीछे हटने की कोशिश करता हूँ, वह मुझे नहीं छोड़ती। नई पोजीशन सिर्फ हमारे बीच की दूरी को कम करती है। शायद मुझे यह होने देना चाहिए, वह पूरा करना चाहिए जो मुझे अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिला। मेरे अंदर कुछ टूट जाता है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और जवाब देना शुरू करता हूँ। एक एहसास जो मुझे नहीं होना चाहिए था वह जाग उठता है, और जैसे ही मैं खुद को खोने वाला होता हूँ लिडिया रुक जाती है। वह छोड़ देती है। उसकी आंखों के पीछे की गर्मी कम हो जाती है। मैं उसे देखता हूँ, उलझा हुआ। वह एक ठंडी हंसी हंसती है। तो यह सब नाटक था? क्या तुम मुझसे प्यार करना बंद नहीं कर चुके थे? वह हाथ बढ़ाती है और लापरवाही से मेरे होंठों के कोने को रगड़ती है। लगता है तुम बस सबके लिए एक शो कर रहे थे। मार्कस, क्या हार्ड टू गेट खेलना तुम्हारी नई स्ट्रैटेजी है? तो यह एक टेस्ट था और उसने इसका इस्तेमाल किया। मेरी समझ वापस आती है। मैं अपने कपड़े ठीक करता हूँ और खुद को संभालता हूँ। मैं उसे नीचे देखता हूँ और मेरे अंदर कुछ उदास और अजीब सा महसूस होता है। क्या यह सच में ज़रूरी था? मैं ऐसे गेम्स नहीं खेलता। तुम बस मेरे दूर रहने की आदत नहीं हो। जैसे एक वफादार कुत्ता जो अचानक अपनी पूंछ हिलाना बंद कर दे तो तुम्हें अजीब लगता है, लेकिन तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लिडिया अपना सर टेढ़ा करती है, मज़े लेते हुए। क्या तुम खुद को कुत्ता कह रहे हो? मैं अपनी उलझी हुई कॉलर पकड़ता हूँ और धीरे से जवाब देता हूँ। क्या तुम्हें जवाब पहले से नहीं पता? वह कोई भोली लड़की नहीं है, बिल्कुल वह जानती है। मैंने जितनी बार गिना नहीं जा सकता उतनी बार इजहार किया। उसने कभी इसे सीरियस नहीं लिया। बहुत से लड़कों ने उसे प्यार किया है। सिर्फ एक चीज जो मुझे अलग करती थी वह यह थी कि मैंने उससे शादी की थी। लिडिया एक हल्की संतुष्ट हंसी हंसती है। जाओ नहा लो, और इसके साथ वह बाहर चली जाती है। मैं दरवाजा जल्दी से बंद करता हूँ और आईने की तरफ भागता हूँ। मेरा चेहरा लाल हो गया है। मैं खुद पर बहुत गुस्सा था। उसे बस एक पल के लिए मुझसे खेलना था और मैं लगभग टूट गया था। मैं 3 मिनट तक सांस लेता हूँ, याद करता हूँ जब तक शांति वापस नहीं आ जाती। मैं नहाता हूँ और सोने चला जाता हूँ। लिडिया चली गई है। उसकी गाड़ी की आवाज़ रात में धीरे धीरे कम हो जाती है। मैं उसकी गाड़ी को अंधेरे में गायब होते देखता हूँ। वह कुछ देर तक वापस नहीं आएगी। आज रात उसके लिए यह पक्का हो गया कि मैं अभी भी उसके कंट्रोल में हूँ और वह मेरे एहसासों को ऐसे ही फेंकने वाली चीज़ समझ सकती है। अगली सुबह मैं रे से मुझे हॉस्पिटल ले जाने को कहता हूँ। मैंने सोच समझकर कपड़े पहने थे, एक चारकोल स्लिम फिट सूट, एक शांत रोबदार लुक के लिए। मैं पहुंचता हूं और वेंडी के बेड के पास फूल रखता हूं। मेरी आवाज़ धीमी और नरम निकलती है। वेंडी, बाजू कैसी है? वेंडी अपना फ़ोन नीचे रखती है। बहुत बेहतर मार्कस, डॉक्टर ने कहा है कि मैं कल घर जा सकती हूँ। मैं उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और अपनी कफ ठीक करता हूँ। यह अच्छा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज नहीं आया? वेंडी हल्के से और मीठी मुस्कान देती है। वह काम पर है। हम दोनों पार्ट टाइम काम कर रहे हैं ताकि पैसे का बोझ कम हो। मैं सर हिलाता हूँ और बात को हल्के में रखता हूँ। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, उस पर नज़र डालता हूँ और हैरान होने का नाटक करता हूँ। मेरा फ़ोन अभी से कैसे बंद हो गया? वेंडी बेडसाइड टेबल की तरफ इशारा करती है। यहाँ एक चार्जर है मार्कस। मैं चार्जर लेता हूँ और जानबूझकर उसे लगाने के लिए झुकता हूँ। मेरा शरीर उसके बिल्कुल पास आ जाता है। जब तक मैं सीधा होता हूँ उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। सच में मासूम, मैं अपने मन में सोचता हूँ। मेरी आंख के कोने से मैं नयोमी को दरवाजे पर देखता हूँ। वह मुझे गहरी नज़र से देख रही है। वह यहाँ कब आई? उसने पूरा चार्जर वाला नाटक देख लिया। यह शर्मिंदगी वाली बात है। मेरी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। डॉक्टर नाओमी, आप यहाँ कैसे? नाओमी हमेशा की तरह शांति से अंदर आती है, एक शिफ्ट कवर करने। वह वेंडी की चोट देखती है और कुछ छोटे निर्देश देती है। मैं एक तरफ खड़ा देखता रहता हूँ, अजीब सा गिल्टी महसूस करते हुए। नाओमी मेरे लिए हमेशा थोड़ी अलग रही है। मेरी पिछली जिंदगी में सिर्फ एक चीज थी जो हमें जोड़ती थी, वह लिडिया के खिलाफ साथ में काम करना था। उससे पहले हम अनजान थे। उसने कभी मेरा बुरा नहीं किया और आखिर में उसने ही मेरी तरफ से डॉक्टर्स ढूंढे थे। वह मुझे देखती है और इशारा करती है, मेरे साथ बाहर चलो। मैं न चाहते हुए उठता हूँ।
नाओमी मुझे अपने ऑफिस ले जाती है। बाकी डॉक्टर्स जा चुके हैं, अब सिर्फ हम दोनों हैं। वह बिना ऊपर देखे पेशेंट फाइल्स पलट रही है। लिडिया के साथ हाल ही में सब कैसा चल रहा है। उसके काले बाल सादगी से पीछे बंधे हैं, उसकी गर्दन की हल्की लाइन दिख रही है, उसके चेहरे का साफ एंगल। मैं उसकी नाक की तीखी उठान देखता हूँ। मैं गोलमोल जवाब देता हूँ, हमेशा की तरह। शादियां रुक जाती हैं, इसलिए लोग नयापन ढूंढते हैं, लेकिन उसकी कीमत अक्सर बहुत ज्यादा होती है। नाओमी की आवाज बिल्कुल उसकी तरह शांत और थोड़ी दूर की है। मैं गुस्से से देखता हूँ, तुमने लिडिया से बात क्यों नहीं की? नाओमी फाइल बंद करती है और आखिर में ठीक से ऊपर देखती है। मैंने की है, वह सुनती नहीं। मैं अपनी आवाज में जिद का एहसास भी नहीं करता जब मैं कहता हूँ, तो मैं भी नहीं करूंगा। नाओमी की आंखों में कुछ चमकता है, जैसे मेरी आवाज ने उसे हैरान कर दिया हो। मैं खुद को पीछे खींचता हूँ। तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम सबसे बेहतर जानती हो कि वह इतने सालों से क्या कर रही है। मैंने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी तमाशा नहीं किया, कभी हद पार नहीं की। मैंने काफी से ज्यादा कर दिया है। वह लड़की अभी, मैं उससे गलती से टकरा गया था। मैं मिलने आया था, बस इतनी ही बात है। लिडिया के आसपास मेरा बदलना सीधा सा है। मैं इस शादी से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरों के सामने अपना सब्र नहीं खोऊंगा। तलाक हो या न हो, मुझे अभी भी अपनी जिंदगी जीनी है। नाओमी मेरी आंखों में देर तक देखती रहती है, जैसे उसे पूरा यकीन न हो। तभी बाकी डॉक्टर्स ऑफिस में वापस आ जाते हैं। नाओमी नजर हटाती है और हाथ हिलाती है। ठीक है, वह कल डिस्चार्ज हो सकती है। पता नहीं क्यों नाओमी से बात करके मुझे लिडिया से बात करने से ज्यादा घुटन महसूस होती है। लिडिया के साथ मैंने सारी परवाह छोड़ दी है। सबसे बुरा तलाक ही होगा, और मैं वैसे भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन नाओमी के साथ मुझे लगता है जैसे मैं पकड़ा गया हूँ, जैसे कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी अब पता चल गई हो। नाओमी के ऑफिस से निकलने के बाद मैं वेंडी के कमरे में वापस जाने का सोच रहा था, ताकि वह शांत, अच्छा इंप्रेशन बना सकूं जो मैं बना रहा था। लेकिन मैं रुक गया और मैं मुड़कर सीधा नाओमी के ऑफिस वापस चला गया। मैं उसके सामने बैठता हूं और अपनी आवाज धीमी करता हूं। डॉक्टर नाओमी, क्या आप डिनर करना चाहेंगी? लिडिया के साथ मेरी हालत को लेकर हाल ही में मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैं किसी से इस बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे यही असली वजह हो। असल में मैं नाओमी और जेन को जल्द से जल्द एक ही कमरे में लाना चाहता हूँ। नाओमी मुझे थोड़ा हैरान होकर देखती है। हम दोनों ने तो पहले कभी ठीक से बात भी नहीं की, खाना तो दूर की बात है, लेकिन यह उसकी खास दोस्त की शादी की बात है। और वह समझती है कि दोनों फैमिलीज के बीच कितना कुछ दांव पर लगा है। एक पल सोचने के बाद वह मान जाती है। ठीक है, आज रात ठीक रहेगा, मैं फ्री हूँ। मैं जोश के साथ अपना फोन निकालता हूँ, अपना कॉन्टैक्ट QR कोड खोलता हूँ और उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा, मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ की कॉफी कमाल की है। मुझे ऐड कर लो और मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। नाओमी कोड पर नजर डालती है, फिर एक पेन उठाती है और आगे करती है। नहीं शुक्रिया, लिख दो। मैं उसे घूरता हूँ। क्या वह सीरियस है? पूरी तरह से पुराने ख्यालों की। मैं बिना कुछ कहे पेन ले लेता हूँ। मैं एक कागज के टुकड़े पर एड्रेस लिखता हूँ। मैं मुस्कुराते हुए पेन रख देता हूँ। द रेंडेवू कैफे, आज रात 8:30 पर। मैं सच में अच्छे मूड में बाहर निकलता हूँ। आज रात 8 बजे नाओमी को उस कैफे में मैं नहीं मिलूंगा, उसे जेन मिलेगा। यह सोचकर मैं बाकी दिन उत्सुकता से गुजारता हूँ। मैं नाओमी और जेन के आमने सामने आने के पल की कल्पना करना बंद नहीं कर पा रहा। मैं भेष बदलकर जाने का फैसला करता हूँ। मैं यह मौका नहीं छोड़ूंगा। बस सवाल यह है कि क्या नाओमी जेन पर तुरंत फिदा हो जाएगी या इसमें वक्त लगेगा। करीब 8 बजे मैं अकेला कैफे की तरफ जाता हूँ। मैं अंदर नहीं जाता, उसके बजाय मैं जमीन से छत तक की खिड़की से झांकता हूँ। पक्का नाओमी वहां है, दीवार के पास कोने में बैठी हुई। क्या वह मेरी पुरानी पसंदीदा जगह नहीं है? उसके बाल खुले हैं, उसकी पूरी मौजूदगी शांत और थोड़ी दूर की है। वह अपनी कॉफी के साथ चुपचाप बैठी है, अपने फोन की तरफ भी नहीं देख रही। जेन कहाँ है? मैं काउंटर पर ढूंढता हूँ। मैं देखता रहता हूँ, कहीं भी उसका कोई निशान नहीं। उसके बजाय मेरा छुपकर घूमना ही नाओमी की नजर में आ जाता है। वह मुझे देख लेती है, खड़ी होती है और मुझसे मिलने बाहर आती है। भागना अब बहुत देर हो चुका है। नाओमी शिष्टाचार की परवाह नहीं करती। मार्कस, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंधे हो क्या? मैं विग उतारता हूँ निराश महसूस करते हुए। तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम थोड़ी और सभ्य नहीं हो सकती? सच कहूँ तो वह चीज घुटन भरी थी। नाओमी गुस्से से देखती है। तुम मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाती हो, फिर बाहर भेष बदलकर खड़े हो। असल में चल क्या रहा है? मैं बिना रुके जवाब देता हूँ। मैं यहाँ हूँ ना, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम सच में अंदर हो या नहीं। नाओमी बहस छोड़ देती है, दरवाजा खोलती है और मुझे अंदर आने का इशारा करती है। मैं विग हाथ में लिए बहुत न चाहते हुए अंदर जाता हूँ। जब मैं काउंटर के पास से गुजरता हूँ तो फिर से ध्यान से देखता हूँ। जेन पक्का यहाँ नहीं है। मैं दूसरे स्टाफ में से एक से पूछता हूँ, जेन कहाँ है? वह आज छुट्टी पर है। मेरा चेहरा उतर जाता है, सारी उत्सुकता खत्म हो गई। मैं खुद को घसीटकर नाओमी के सामने बैठ जाता हूँ। मैं आदत से ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता हूँ और उसमें घूरता रहता हूँ। नाओमी मुझे देखती है। क्या तुम ही नहीं थे जो अपने और लिडिया के बारे में बात करना चाहते थे? मैं कंधे उचकाता हूँ, मेरा मन बदल गया।
मुझे यह कॉफी मिलने दो, फिर तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मेरे मुंह से शब्द निकले ही थे कि मुझे उसकी तरफ से ठंडक महसूस होती है। उसकी नज़र तीखी है, जैसे लिडी की खराब दिन पर होती है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वह साफ और ठंडी आवाज में कहती है। मैं अपने हाथ फैलाता हूँ। नहीं, मैं बस समझ गया कि कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। सबको पहले से पता है कि मैं सालों से उससे प्यार करता हूँ। उसे पहले परवाह नहीं थी, उसे अब परवाह नहीं है, और उसे बाद में भी परवाह नहीं होगी। अब और क्या बात करने को बचा है? अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो तो जाओ और उससे तलाक के कागज साइन करवाओ। नाओमी बिना पलक झपकाए मुझे घूरती है, जैसे ये नाप रही हो कि वह कितना यकीन करती है। उसकी नज़र मुझे बेचैन करती है। मैं अपनी कॉफी को देखने का नाटक करता हूँ। नाओमी आखिर में बोलती है, यह कोई आम शादी नहीं थी। तुम्हारी फैमिलीज ने एक डील की थी। मुझे तुम्हें यह सब बताने की जरूरत नहीं है। बिना किसी बड़े कारण के तलाक नहीं होगा। लिडिया इस पर राजी नहीं होगी। मैं लंबी सांस लेता हूँ। तुम उसे अच्छे से जानती हो, वह भी यही कहती है। पूरी तरह से एक जैसी सोच वाले। नाओमी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप एक घूंट लेती है। मुझे अब और बात करने का मन नहीं है। जेन वैसे भी यहाँ नहीं है। मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ। लीड के साथ ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत नहीं। हम 3 मिनट तक चुपचाप बैठकर पीते रहते हैं। मैं पैसे देने के लिए उठता हूँ। नाओमी भी खड़ी होती है और मुझे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है। मुझे करने दो, मैं बहस नहीं करता। ठीक है, वैसे भी उसके लिए ये छोटे पैसे हैं। जब नाओमी काउंटर पर होती है, मैं पलक झपकते ही निकल जाता हूँ और गाड़ी चलाकर चला जाता हूँ। चौराहा पर जब मैं मुड़ता हूँ, पीछे के शीशे में उसे देखता हूँ। वह अभी बाहर निकली है। उस दिशा को देख रही है जहाँ मेरी गाड़ी गायब हुई। मैं अपना सर हिलाता हूँ और धीरे से सांस छोड़ता हूँ। नाओमी की किस्मत में हमेशा लिडिया से एक कदम पीछे रहना लिखा है। मैंने अब तक 2 बार उसकी मदद करने की कोशिश की, दोनों बार नाकाम रहा। जो कुछ भी लिडिया और जेन को एक साथ खींचता है वह पक्का लोहे का बना होगा। इस वक्त नाओमी को जेन की तरफ धकेलने की कोशिश करना मेहनत की बर्बादी लगती है। मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। बस और 10 दिन मैं इंतजार कर सकता हूँ। जैसा मैंने सोचा था, लिडिया अगले पूरे हफ्ते वापस नहीं आती। हम वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मुलाकात नहीं। मैं इससे खुश हूँ। जब वेंडी डिस्चार्ज होती है, मैं उसे लेने जाता हूँ। मैं उसे और जेन को खाना खिलाने ले जाता हूँ। फिर वापस अपने पेंटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में लग जाता हूँ। सालों की लापरवाही, अब सब वापस लाने का वक्त है। दिन में 3 बार जड़ी बूटी वाली दवा और लिंडा का खाना। सच में मेरा 2 पाउंड वजन बढ़ गया है। एक गेट टुगेदर में जेसन मेरे कंधे पर थपकी देता है। मार्कस, तुम क्या ले रहे हो? तुम कमाल के लग रहे हो। मैं चमकते हुए हंसता हूँ। जड़ी बूटी वाली दवा मेरे शरीर पर काम कर रही है। वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा खाना, पता चला ये सच में काम करता है। शॉन गुस्से से बोलता है, दिखावा करना बंद करो। हम सब यहाँ वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहाँ जानबूझकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एरन शॉन को थपकी देता है, तुम्हारा तो खुशी का वजन है, शुक्रगुजार रहो। शॉन की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी कुक है, वह उसे अच्छा खाना खिला रही है और ये दिखता है। शॉन इतराते हुए अपना सर हिलाता है। जल रहे हो? यही होता है जब तुम किसी ऐसे से डेट करते हो जो खाना बना सकता हो। अचानक मेरे दिमाग में कुछ आता है। शॉन, अगले बार जब तुम्हारे पास कोई अच्छा काम हो तो मुझे भी साथ ले आना। घर पे बैठना मुझे पागल कर रहा है। मुझे कुछ बनाना है। शॉन मुझे हैरान होकर देखता है। तुम सच में शामिल होना चाहते हो? मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। अगर सही मौका मिलता है तो बिल्कुल। मैंने अपनी फैमिली की कंपनी में नीचे से शुरू करने के बारे में सोचा है, लेकिन मेरा दिल वहाँ नहीं है। मेरे माँ बाप अभी भी अच्छी सेहत में हैं, उन्हें मेरी वहाँ जरूरत नहीं है। मैं अपना खुद का सपना वापस पाना चाहता हूँ। शॉन अपने घुटने पर थपकी देता है। मैं ये बहुत पहले से कहना चाहता था। तुम ऑल्टन यूनिवर्सिटी के सबसे मशहूर पेंटर थे और तुम घर पर बैठकर हाउस हस्बैंड बने हुए हो। क्या बर्बादी है? फिक्र मत करो, अगर कोई अच्छा काम आता है, कोई एग्जीबिशन या इवेंट, तो मैं तुम्हारा नाम आगे करूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ। डील। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। आज रात का खर्चा मेरी तरफ से। पीछे मत हटना। ड्रिंक्स के बाद जेसन और हम बाकी सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मैं रे को फोन करता हूँ कि वह मुझे लेने आ जाए। मैंने अभी फोन रखा ही था कि मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। मैं मुड़ता हूँ। यह वेंडी है। मार्कस। मैं पलक झपकाता हूँ। वेंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेंडी मुझे देखती है। मैं पास में पार्ट टाइम शिफ्ट कर रही थी, अभी छुट्टी हुई है। मार्कस, क्या तुमने पी रखी है? उसने पक्का बू सूंघ ली होगी। मैं अपना हाथ अपने माथे पर रखता हूँ और सर हिलाता हूँ। अब शराब चढ़ रही है और मेरा सर घूम रहा है। वेंडी, क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? वेंडी जल्दी से जवाब देती है, अगर तुम गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हो तो मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। मैं वेंडी को चाबियां देता हूँ और रे को कैंसिल करने के लिए फोन करता हूँ। जब वेंडी सिल्वर रोल्स रॉयस देखती है, उसके चेहरे पर हैरानी और तारीफ की चमक आती है। मार्कस, ये तुम्हारी है? मैं चक्कर आने के बावजूद जवाब देता हूँ, हाँ मेरी। बस नेविगेशन यूज करो, मुझे क्रेस्टवुड मैनर ले चलो। वेंडी पलक झपकाती है। क्रेस्टवुड मैनर? वह जमी हुई लगती है तो मैं उसके पास झुकता हूँ। मैं खुद को हल्के से उसके कंधे पर टिकाता हूँ। बस खड़ी मत रहो, मेरा सर घूम रहा है। वह अचानक की नजदीकी जो कुछ और लगती है, हमेशा सबसे ज्यादा असर करती है। वेंडी होश में आती है, समझती है कि हम कितने पास हैं और जल्दी से मुझे संभालती है।
उसका चेहरा लाल हो जाता है। ध्यान से मार्कस, गिर मत जाना। वेंडी और जेन इस मामले में एक जैसे हैं, दोनों में से कोई भी पैसे से नहीं फिसलता। ये जानते हुए भी कि वह किसी अमीर आदमी से बात कर रहे हैं, वह अपना दिमाग ठीक रखते हैं। मैं नशे का नाटक करता हूँ और मुस्कुराता हूँ। वेंडी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड किस्मत वाला लड़का है, मेरे जैसा नहीं। शादी नाकाम रही, पैसे के अलावा कुछ नहीं मिला। यह गाड़ी असल में हमारी सबसे आम गाड़ी है। अगर तुम्हें पसंद है तो यह तुम्हारी है। अगर लिडिया दूसरे आदमियों को गाड़ियां और अपार्टमेंट्स दे सकती है तो मैं भी दे सकता हूँ। वेंडी जल्दी से अपना सर हिलाती है और मुझे गाड़ी में बैठने में मदद करती है। नहीं मार्कस, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, मुझे बस तुम्हें घर छोड़ने दो। वेंडी बहुत ध्यान से गाड़ी चलाती है, बहुत धीरे धीरे जा रही है, शायद किसी चीज को खरोंचने से डर रही है जिसे वह बदल नहीं सकती। मैं पैसेंजर सीट पर सोने का नाटक करता हूँ, बीच बीच में झांक कर देखता हूँ कि हम कहाँ हैं। थोड़ी देर बाद वेंडी बोलती है, मार्कस, हम क्रेस्टवुड मैनर पर हैं। कौन सी बिल्डिंग? मैं आंखें खोले बिना जवाब देता हूँ, बिल्डिंग 8। वेंडी खास बिल्डिंग का नंबर नेविगेशन में डालती है और मुझे मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने तक ले आती है। गाड़ी ठीक से पार्क करती है। मैं अपना वॉलेट निकालता हूँ और उसे कुछ नोट देता हूँ। ये लो, ये ड्राइव के लिए है और थोड़ा एक्स्ट्रा भी। वेंडी रुक जाती है, फिर जल्दी से उसे वापस देने की कोशिश करती है। मार्कस, आपको मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी। मैं अपनी सीट बेल्ट खोलता हूँ और बाहर निकलता हूँ। ले लो, बहुत देर हो गई है, घर जाने के लिए कैब लेना मुश्किल होगा। गाड़ी तुम रख लो, मुझे कल फोन करना और मैं रे को भेज दूंगा उसे लेने के लिए। जवाब का इंतजार किए बिना मैं अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ, मैं लिंडा को जगाता हूँ और उससे होश में लाने वाली चाय मांगता हूँ। वह मेरे पूछने से पहले ही किचन में होती है। 2 या 3 दिन में लिडिया समिट बिजनेस फोरम में जाएगी। वह पल जब वह अपने असली प्यार से मिलेगी पास आ रहा है, और मेरा आजादी का पल भी। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर एक गाड़ी का इंजन बंद होने की आवाज आती है और फिर लिडिया दिखाई देती है। वह मुझे एक नजर देखती है जो लिविंग रूम के सोफा पर लेटा हुआ था, फिर दूर वाले किनारे पर बैठ जाती है। उससे भी शराब की बदबू आ रही थी, मुझसे ज्यादा अच्छी हालत में नहीं थी। लिंडा होश में लाने वाली चाय लाती है और मेरे सामने रख देती है, फिर मुड़ती है और लिडिया को अदब से ग्रीट करती है। लिडिया उसकी तरफ देखती है, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और कुछ नहीं कहती। मैं बैठ जाता हूँ और लिडिया को एक चमकती हुई मुस्कान देता हूँ। तुमने भी पी रखी है ना? ये लो, तुम ये ले लो। लिंडा, क्या तुम मेरे लिए एक और बना सकती हो? लिंडा सर हिलाती है और किचन में वापस चली जाती है। लिडिया कप को हाथ नहीं लगाती। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी महसूस होती है। ये चाय उसकी होने वाली सास ने बनाई थी। जल्दी ही एक दिन वह जेन के पीछे भागेगी और उसे नजरअंदाज किया जाएगा और उसे इस सब में भी मुस्कुराते रहना पड़ेगा। लिंडा एक दूसरा कप लेकर वापस आती है। मैं लिडिया से आराम से बात करता हूँ। लिंडा पहले ही सो रही थी जब मैंने उसे यह बनाने के लिए जगाया। अगर तुम एक घूंट भी नहीं पियोगी तो यह उसके साथ ठीक नहीं होगा। लिंडा जल्दी से बोल पड़ती है, कोई तकलीफ नहीं हुई, ये मेरा काम है। मैं नरम आवाज में बोलता हूँ, लेकिन हर शब्द लिडिया पर ताना था। उसमें तमीज नहीं है और उसका गुस्सा बहुत खराब है। लिंडा, प्लीज इसे दिल पर मत लेना। वह जल्दी ही जेन के प्यार में पागल हो जाएगी तो मैं उस रास्ते को थोड़ा मुश्किल बना ही देता हूँ। लिंडा घबरा जाती है। प्लीज सर, आप बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। मैं उसे जाने का इशारा करता हूँ। बस इतना ही, लिंडा जाओ आराम कर लो। लिंडा के जाने के बाद मैं आधा कप खत्म करता हूँ। फिर मैं नहाने के लिए ऊपर जाता हूँ और लिडिया हमेशा की तरह गेस्ट रूम में चली जाती है। लेकिन जब मैं नहाने के बाद बाहर आता हूँ तो मुझे लिडिया मास्टर बेडरूम के बेड पर अपनी पजामाज में बैठी मिलती है। मैं गुस्से से देखता हूँ, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? लिडिया भी उतनी ही परेशान लगती है। मेरे माँ बाप यहाँ हैं, वह गेस्ट रूम में है। मेरी पिछली जिंदगी में उन्हें पोते पोती की बहुत जरूरत थी और वह कभी भी क्रेस्टवुड मैनर में हमें देखने नहीं आए, तो अब क्यों? मैं हैरान रह जाता हूँ। ये अचानक हुआ है। लिडिया ठंडी हंसी हंसती है। अचानक? सोचो तुमने नाओमी से क्या कहा था और फिर बताओ क्या तुम सच में हैरान हो? तो इसलिए लिडिया आज रात वापस आई थी एक अचानक चेकअप को संभालने के लिए। मैंने सच में नहीं सोचा था कि नाओमी लिडिया के माँ बाप के पास जाएगी और अब मेरे सास ससुर यहाँ हैं। ये मनहूस बटरफ्लाई इफेक्ट, मैं इसका इल्जाम नहीं लूंगा। मैंने मुश्किल से कुछ कहा था। मैंने तो बस उससे कहा था कि वह तुम्हें तलाक के बारे में समझाए। मुझे कैसे पता होता कि वह सीधे तुम्हारे माँ बाप के पास जाएगी? लिडिया साफ तौर पर चिढ़ जाती है। उसकी आवाज में चेतावनी थी। तुम कब तक ये सब करते रहोगे? मैं जवाब नहीं देता। मैं ड्रॉअर खोलता हूँ और एक पहले से तैयार किया हुआ तलाक का एग्रीमेंट निकालता हूँ। मेरा सिग्नेचर उस पर पहले से है। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई दावा नहीं, बस तलाक। मैं उसे लिडिया की तरफ बढ़ाता हूँ। इस पर साइन कर दो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं खेल खेल रहा हूँ या नहीं। हवा शांत हो जाती है। लिडिया का चेहरा हर पल और गुस्से वाला होता जाता है। जैसे ही वह उसे फाड़ने के लिए बढ़ती है तभी बेडरूम के दरवाजे पर नॉक होता है। मेरी सास की आवाज आती है, लिडिया, मार्कस, क्या तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? लिडिया एक पल में अग्रीमेंट को कंबल के नीचे धकेल देती है, फिर दरवाजा खोलने जाती है। इतनी देर हो गई है, तुम लोग सोए नहीं? मेरी सास दरवाजे पर खड़ी थी। हम बस सोने ही वाले थे, लेकिन हमने लाइट जली देखी और सोचा तुम्हें देख लें। मैं उनके पास जाता हूँ। अब नाटक करने का टाइम है।
हम भी बस सोने ही वाले थे मॉम। जैसे ही मैं ये कहता हूँ मैं अपना हाथ लिडिया के हाथ में डाल देता हूँ और उसके कंधे पर झुक जाता हूँ। लिडिया पलक नहीं झपकाती। वह मुझे गुस्से से देखती है और कुछ नहीं कहती। मेरी सास गर्मजोशी से मुस्कुराती है। सच में बहुत देर हो गई है। तुम्हारे पापा को परसों समिट बिजनेस फोरम में जाना है। हम आखिरी पल में ऑल्टन आए थे तो हमने सोचा होटल लेने की बजाय यहीं रुक जाते हैं। मैं सबसे प्यारा चेहरा बनाता हूँ। ये बहुत अच्छा है। हमने आप दोनों को बहुत टाइम से नहीं देखा। जब आप यहाँ हैं तो हम आपको अच्छा खाना खिलाएंगे। इसे एक अच्छी मुलाकात बनाएंगे। ठीक है, तुम दोनों सो जाओ। ज्यादा देर तक मत जागना। मेरी सास मुड़ती है और चली जाती है। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने हमेशा एक चीज गलत समझी थी। मैंने सोचा था लिडिया एक आजाद ख्याल लड़की है जो अपने परिवार की बात कम सुनती है, और मैंने उस पर सब कुछ लुटा दिया था, ये सोचकर कि जब तक वह मुझसे प्यार करती है और कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर मैंने उसे अपने परिवार की मंजूरी के लिए पूरी जान लगाते देखा, और वह भी ज़ेन के लिए। तब मुझे एहसास हुआ कि परिवार उसके लिए सब कुछ था। काश मैंने उसके माँ बाप के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया होता। शायद मैं हारता नहीं। मैंने दरवाज़ा बंद किया और चैन की सांस ली। फिर मेरी नज़र लिडिया से मिलती है और तुरंत एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तुम बेड ले लो और मैं काउच पर सो जाता हूँ, या उल्टा होना चाहिए। लिडिया बिना किसी परवाह के बेड पर गिर जाती है और बेपरवाही से जवाब देती है, परेशान मत हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों में से किसी को कुछ महसूस होगा? मुझे मानना पड़ेगा, लिडिया में दिल दुखाने की असली कला है। मैं एक भी शब्द नहीं बोलता। मैं बस दूसरी तरफ लेट जाता हूँ। ये सिर्फ दूसरी बार है जब हम शादी के बाद एक बेड पर सोए हैं। पहली बार हमारी शादी की रात थी और तब भी उसने मुझे हाथ नहीं लगाया था। हम पीठ से पीठ सटाकर लेटे हैं जैसे दो अजनबी जो बस एक बेड शेयर कर रहे हों। एक पल बाद मैं खामोशी तोड़ता हूँ। क्या तुम मुझे नयोमी का नंबर दे सकती हो? लिडिया कुछ नहीं कहती। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ। क्या वह पहले ही सो गई है? मुझे गुस्सा आता है। तब उसकी आवाज़ आती है, ठंडी और बेपरवाह। नहीं, ठीक है। मैं अपनी आंखें फिर से बंद करता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ। तब बाहर से गरजने की हल्की आवाज़ आती है जैसे तूफान आ रहा हो। एक तेज गरज की आवाज़ आती है और मैं एक झटके में कंबल अपने सर तक खींच लेता हूँ। लेकिन गरज की आवाज़ भी लिडिया की आवाज़ को दबा नहीं पाती, जो तेज और गुस्से वाली थी। मार्कस। मैं कंबल के नीचे से झांकता हूँ और उसके गुस्से वाले चेहरे का सामना करता हूँ। सॉरी, मुझे गरज से डर लगता है। लिडिया के दिल में मेरे लिए कभी भी जरा सी भी नरम जगह नहीं थी।